या नमस्ते जीतू भाई। नमस्ते नमस्कार जीतू भाई। जीतू भाई जय श्री कृष्ण। वाह क्या नमस्कार। बाबू नमस्कार। पद्मनाभ जी को एकदम अलग स्वरूप में देखा। अच्छा हाँ वो जीतू भाई, you started. Sir, we have Yes, we yes. have everybody now. So, Yes. first of all, on behalf of Glambox, I would like to welcome all the panelists and our moderators. And I would like Jigar Bhai to take it ahead from here. Thank you very much, Shruti. Respected friends and dignitaries, मैं वेलकम करता हूँ मिस्टर पृथ्वीराज कोठारी जी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इब्जा, श्री अनंत पद्मनाभम जी, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC), Zaveri Bhai Zaveri, president of Gujarat Jewelers Associations and ex-president of Jewelers Association Ahmedabad. Welcome to Jitu Bhai Bindi from Junagadh, owner of Bindi Jewelers. Also welcome to moderated our Surendra Bhai Mehta, National Secretary IBJA, Sumesh Bhai Vadra, Karnataka State President of IBJA, and very well-known person as our industries we all know. And also welcoming Nenesh Bhai Panchigar, Gujarat State Director of IBJA. Welcome to all of you to today's session. The session is very interesting. Future of our jewelry industries, challenge with buyback of gold post-lockdown, how jewelry industry seeks support from the government. Now, I request Sumesh Vadra ji now to continue. Good evening everyone. Mehta ji. Yes, please. May I request you to start off? अरे आप स्टार्ट कीजिए 300 plus participants. Very good. Excellent. See, मेरा क्वेश्चन है, एक तो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल डे आफ्टर अक्षय तृतीया आ रही है. आई थिंक फर्स्ट टाइम हमारा ज्वेलरी हिस्ट्री में ऐसा होगा कि हम अक्षय तृतीया को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ. एंड दिस इज एक्चुअली आल्सो अ सेटबैक फॉर आवर ज्वेलरी इंडस्ट्री. सो वी विल डिस्कस ऑन दैट प्लान. बट कोठारी जी, आप कुछ देख रहे हैं अक्षय तृतीया में? थोड़ी बहुत मूवमेंट कुछ ऑनलाइन हो रही है, कुछ बुलियन में कुछ है मूवमेंट? देखिए सेल हो काफी हो रही है मूवमेंट ETF में. आपको थोड़ा इको हो रहा था आवाज. बताइए, प्लीज गो अहेड. देखोगे तो लास्ट 10 दिन से काफी अच्छी बाइंग हो रही है. एवरीडे का वॉल्यूम अगर आप देखोगे, बेंचमार्क है, SBI है, तो सब में काफी. तो इंडियन में मतलब कि डिजिटल आप बोल रहे हैं ETF परचेज हो रही है, इन्वेस्टर्स आर बाइंग इट. Yes. Are you getting any feedback कि कुछ ऑनलाइन जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है रिटेलर्स ने और बड़े प्लेयर्स ने, ऑनलाइन में कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं क्या? कोई खास ऑर्डर नहीं है. हाँ, बट ETF की बाइंग बहुत अच्छी है. मतलब आप देखोगे तो रोज का 200 किलो का क्रिएट हो रहा है इंडिया में. इंडिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की. 200 से 250 किलो रोज का नया माल क्रिएट हो रहा है. यूनिट बन रहे हैं. और ग्लोबली आप क्या देख रहे हैं? डेली ETF का ट्रांजैक्शन कैसा देख रहे हैं? ओके, तो SBDR जितने 22 ETF में टोटल बाइंग हो रही है, और तकरीबन मेरे याद से ये मंथ के अंदर 140 टन की बाइंग हुई है. और पूरे साल में देखोगे तो 400 टन की बाइंग हुई है खाली ETF के अंदर. 400 टन. यस, इतना इंक्रीज हो गया है. और टोटल उनका जो हुआ है वो 3200 किलो के आसपास हो गया है अभी तक टोटल. इतने भी ETF ग्रॉस वॉल्यूम उनका 3200 टन. नहीं 3200 टन फिजिकल माल उनके वॉल्ट में आ गया है. मतलब 3200 टन टोटल हो गया है. खाली SPDR में ये सिर्फ 1000 टन के आसपास होने को आ गया है. एवरीडे एक्यूमुलेट होता है 3 टन 4 टन 5 टन एवरीडे हो रहा है. और ये जो आप हमारा ज्वेलरी इंडस्ट्री को लॉस कैसा देख रहे हैं अक्षय तृतीया के कारण? देखिए, अक्षय तृतीया का अभी तो लॉस ऐसा हो गया कि ये तो जो चीज है, गुजराती में बोलो तो चलेगा? हाँ प्लीज बोलिए, चलेगा ना. આ તો એવું થઈ ગયું છે કે આ અંધારે થયું છે કે કોને માણસે આ કલ્પના નહીં કીધી હતી કે આ એવો રોગ આવશે, કે આ એવી સૃષ્ટિની રચના કરવા વાળે પણ આ વિચાર નહીં કર્યો કે આવું થશે.
પણ હવે જે થઈ ગયું છે. હવે અક્ષય તીર્થ શું, અહીંયા માણસોને જીવવાના વાંધા પડી ગયા છે, ખાવાના વાંધા પડી ગયા છે. તો અક્ષય તીર્થ તો આપણે હવે ભૂલી ગયા છીએ કે માણસો કેમ વચે છે, कि आदमियों को खाने के लिए खाना ની તકલીફ થઈ રહી છે, બધી ચીજની તકલીફ છે. અને લોક લાઈફસ્ટાઈલ જો આજ એક મહિનાથી જો લોકડાઉન થઈને બેઠેલા છે, એ લોકો જોઈ લીધું છે કે લાઈફસ્ટાઈલ કેવી ચેન્જ થાય છે. અને હવે આ થલશે એના પછીની લાઈફસ્ટાઈલ આપણે આખી ચેન્જ કરવી પડશે. જે આપણે જેમ જીવ્યા છે ને હવે કેમ જીવશું, એ આપણી લાઈફસ્ટાઈલ હવે નક્કી કરવી પડશે. તો ઘરે બેસીને એ જ કરવું પડશે કે આગળની આપણી લાઈફસ્ટાઈલ કેવી કરવી પડશે. અને આ અક્ષય તૃતીયાનો લોસ, but fortunately the gold prices is higher. તો એટલે થોડી શાંતિ છે કે માણસોને પ્રાઇસ એક પડ્યા ભાવ વધી ગયા છે, એટલે માણસો થોડા खुश છે. राइट. तो कोठारी जी, ये ETF में बाइंग कौन कर रहा है? मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं या कोई बड़े फंड पैसा लगा रहे हैं? देखिए अभी क्या हो गया कि इक्विटी में जो इन्होंने देखा कि जो सडनली प्राइस फॉल होता है, सर्किट लगती है, तो इन्वेस्टर लोगों ने भी प्लानिंग किया कि उनके पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ा बहुत पोर्शन गोल्ड का उन्होंने बढ़ा दिया. तो ऐसा नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर हो रहे हैं, रिटेलर भी बाय कर रहे हैं और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी बाय कर रहे हैं. सब लोग उनकी खुद की पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड को बढ़ा रहे हैं वो लोग. तो मेरे लगता है कि अगले एक आध महीने में इसकी और बाइंग ऐसे ही चलती रहेगी. Can we move to Anand Padmanabhan? Anand sir, are you there? Yes, I'm here. Okay, this is again, Akshaya Tritiya is a very big festival for jewelers here in South India. Yeah. And how do you see this kind of, loss and as an industry trade body, retail trade body, GJC, what is your message to the industry for this Akshaya Tritiya? This Akshaya Tritiya is a very big flop because it has come during the lockdown period and in the month of April. Normally, April business also will be very good. So overall, if you see, we have lost 15% of our turnover only in the month of April because of Akshaya Tritiya. Right. So way ahead, even after the lockdown, I have my own doubts because of social distancing. People will not prefer to come to the showrooms. So immediately there will not be business. 60 days, it's going to be very tough for everyone. There is panic from all sides because it's life matter. That is the reason people won't be able to come to the showrooms to buy. Online also will be very slow as far as jewelry is concerned because they would love to wear and see. And moreover, every business is hit. So nobody has money in their hands. So we are not going to see big businesses in May and June. We all have to plan ourselves how we are going to make up for 3 months of loss in turnover and then 3 months of expenditure also on one side. So a lot of planning we have to do. Everybody have to think twice before they keep their step forward. That is how it is. Right. We have to be very, very cautious for the next 60 days. Then we need to review again. That is how the industry is going to be. There are no marriages. All the marriages have been cancelled. Every marriage has been postponed to September, October. Even that we don't know how the government is going to restrict, because in India, in a marriage, we invite people, 1,000, 2,000, 3,000 people come to the marriages. So they may have restrictions. So it's going to be a chain reaction. Everybody will be holding back their savings. Nobody is going to come forward to buy jewelry for the time being. Whatever exchange will happen, only that will happen. Even for that, they have to think twice. Is it safe going to a jewelry store? Next to whom I'm going to sit? Which salesman is going to attend me? So there are so many precautions that they have to take. We have to take. So with all this, it's going to be very tough. And everybody, I advise to be very, very cautious in way forward. Right. Yeah, I agree with most of your points. It is a matter of concern. Zaveri Kaka, namaskar. नमस्कार. अभी आपका देखिए कि गुजरात में भी अक्षय तृतीया बड़ा फेस्टिवल होता है. आप एक बड़े रिटेलर हैं, बुलियन डीलर हैं, तो कैसा देख रहे हैं आप ये जो अक्षय तृतीया का लॉस को? ये हमारी बिक्री तो रुक गई है. अक्षय तृतीया में जो लोग लेते हैं वो भी अपने घर पे शांति से बैठते हैं. मेरे ख्याल से ये बिक्री अभी दिवाली में शिफ्ट हो जाएगी. दिवाली के टाइम पे हम कर सकते हैं, और मैरिज चीजें तो दिवाली के बाद की हो गई. तो इस साल आप जो है
ये अक्षय तृतीया को धनतेरस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है धनतेरस तक। हाँ जी, अक्षय तृतीया का जो एक ऑस्पिशियस फेस्टिवल होता है काका, उसको आप अभी देख रहे हैं कि धनतेरस में, दिवाली के टाइम में वो लोग परचेज वहां पे करेंगे? नहीं, दिवाली के टाइम पे तो रेगुलरली पुष्य नक्षत्र होता है, धनतेरस होता है, तो साथ में खरीद करेंगे। अक्षय तृतीया में खास करके दिवाली के बाद जिनका मैरिज होता है वो लोग एडवांस परचेज करते थे, लेकिन इस टाइम तो ये लॉकडाउन में कोई पॉसिबल नहीं है। और ऑनलाइन की बातें करते हैं, लेकिन कस्टमर को हम भी पूछते हैं, लेकिन बोलते हैं अगर बुलियन करना है तो ठीक है, ज्वेलरी के लिए तो हमें पर्सनली आके देखना ही पड़ेगा। राइट, ओनली बुलियन और कॉइन के लिए ठीक है, लेकिन ज्वेलरी जी जी। ऑल राइट, सो यही क्वेश्चन हम मेहता जी आगे करेंगे कि वी हैव फ्रेश क्वेश्चंस। हमारे पास जीतू भाई हैं, उनसे भी ले लेते हैं अक्षय तृतीया का व्यू। जीतू भाई नमस्ते। नमस्कार सर, कैसा है राजकोट में ओवरऑल व्यू और आपके अक्षय तृतीया का क्या माहौल है, कुछ है? हाँ, मैं जूनागढ़ में हूँ जी, और मुझे लगता है कि अक्षय तृतीया का तो जो लाभ मिलने वाला था, बिजनेस मिलने वाला था, वो तो हमने लॉस कर दिया जी। अक्षय तृतीया का कोई स्पेशल एडवांटेज जो मिलने वाला था बिजनेस में, सेल में, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पॉट सेलिंग ही होता है। कोई यहाँ कोई ऐसा कोई बुकिंग वगैरह का ऐसा कोई है नहीं, तो हमको तो उसका सेल लॉस ही करना पड़ेगा, ऐसा लगता है। Right. So this वो कन्वर्ट होगा वो भी मुझे विश्वास नहीं है कि वो आगे जाके कन्वर्ट होगा कहीं, क्योंकि आगे जाके कैसा माहौल बनता है, कौन सी नई अपॉर्चुनिटी आ जाती है, तो उसमें वो डाइवर्ट भी हो सकते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया के हिसाब से जो शुक्न के बारे में भी जो होता है वो भी नहीं होगा अभी, ऐसा लगता है। Right, naturally. Can we move to next question? You want to pick it up? How retailers planning to disturbance हो रही? How retailers are planning to reopen post lockdown? अभी जैसे अभी आनंद पद्मनाभन जी ने बोला कि अगर लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी it will not be like very simple and easy for the customers to come out and to the retail shops because everybody still has this fear, their caution, and jewelry तो एक except marriage season बाकी लोगों के लिए ऐसा essential goods तो अपना नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ क्या क्या अपना सेफ्टी के हिसाब से क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करना चाहेंगे, चाहे वो रिटेल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑफिस हो? कोठारी जी, इसमें आपने कुछ आपके व्यूज हैं? देखिए, हम लोग ने एक बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। हम लोग ने देखिए जवेरी बाजार में, जैसे आपको पता ही होगा कि जवेरी बाजार की क्या हालत होती है। एवरी डे मोर देन 6 से 8 लाख लोग अप डाउन करते हैं और टोटल जवेरी बाजार का इन और आउट के लिए 35 गेट है। 35 जगह से आदमी इन कर सकता है, आउट से कर सकता है। तो हम लोग ने प्रशासन के साथ में और बीएमसी के साथ में मिलकर डिस्कस कर रहे हैं कि इसको पोस्ट लॉकडाउन होने के बाद में हम इसको कैसा ओपन करें। हम लोग ने बहुत से जगह से, हांगकांग में है जैसे मॉल्स ओपन हो गए हैं, जैसे बैंकॉक में मॉल ओपन हुआ है, तो हम लोग ने वहां से सब वीडियो मंगा रहे हैं। उसमें देख रहे हैं कि वहां पे उन्होंने कैसे स्टार्ट किया है, कैसे वो एक्सरे मशीन लगाई हुई है कि आदमी पूरा एक्सरे होके इन जाता है। मास्क कंपलसरी है, सैनिटाइजर कंपलसरी है, सैनिटाइज करके मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग है। इसमें मेनली 3 चीज का मेन अपने को मार्केट ओपन होने के टाइम पे सिर्फ यही ध्यान रखना है कि एक तो पूरे एरिया को हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं जी, और प्लस हम लोग जितने ऑफिस है, जो 7000 ऑफिस है जवेरी बाजार में, ज्वेलरी और गोल्ड और इसके रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, उनके हम लोग डेटा पूरे कलेक्ट कर रहे हैं कि एक दुकान के अंदर कितने लोग काम करते हैं और क्या एज के काम करते हैं। फिर गवर्नमेंट को हम लोग प्रपोजल दे रहे हैं कि एटलीस्ट उसको 3-4 घंटे, देखिए स्टार्ट में खुलने के बाद में कोई लोग का घसारा नहीं होगा कि लोग खरीदी करने आएंगे, ये बात तो सब जान ही रहे हैं। तो जो लोग पैनिक सेलिंग में, जिनको पैसे की सख्त जरूरत है हर चीज के लिए, एग्रीकल्चर वाले भी लोग, ये जो लोग सोना बेचने के आएंगे उनकी थोड़ी बहुत रस होगी इनिशियली। ज्वेलर्स लोग भी थोड़ा बहुत सोना बेचेंगे बिकॉज ऑफ हाई प्राइजेस भी है और उनको भी पे करना है, बैंक को पे करना है या इंटरेस्ट पे करना है या सैलरी पे करनी है, क्योंकि हर आदमी को कैश लेके बैठता नहीं है। तो थोड़ा बहुत इनिशियली 15 दिन या महीने तक थोड़ा रहेगा ऑन सेलिंग साइड पे, लोग बेच ज्यादा है।
और अपने को उसमें चाहिए कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रहे। एक आदमी, जैसे मोदी जी ने आज कहा कि 2 गज की दूरी होनी चाहिए, 2 गज बोले तो 6 फुट हो गया जी। तो 6 फुट की डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। एक ऑफिस में 2 आदमी आने पड़ेंगे। हम लोग पूरी बिल्डिंग वाइज सैनिटाइज कर रहे हैं। फिर ऑफिस खुलने के बाद में एक एक ऑफिस को सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइज किस चीज के करेंगे उनके भी हम सब गवर्नमेंट के साथ में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आए। बहुत से लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर यूज किया है, तो जिसमें आंखों और चमड़े के ऊपर बहुत इफेक्ट आ गए। तो लोग बाग को चाहिए कि पूरा ध्यान से सावधानी बरते कि कहीं पे इंसान को कोई इफेक्ट नहीं आए। उसके बाद में हम लोग टनल्स भी देख रहे हैं कि टनल्स में कैसे आदमी पास होगा, कैसे उसको थर्मल चेक होगा। अगर थर्मल चेक होने के बाद में समझो टेम्परेचर हाई आया तो उसके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि एक जवेरी बाजार के अंदर एक हम लोग पूरा एम्बुलेंस के साथ एक लैब खड़ी रखेंगे 2-3 पॉइंट के ऊपर। और कैसे ऑफिस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। एक कस्टमर अगर दुकान है तो एक कस्टमर के बाद में दूसरा कस्टमर का उसको वेटिंग, जैसे आप मॉल में बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं तो कैसे वेटिंग में बाहर खड़े रहते हैं अपन, जैसे एलवी में गए तो वेटिंग लिस्ट देते हैं, वैसे अभी कस्टमर को दुकान में लेना पड़ेगा। तो इस तरह से सावधानी अपने को खुद को बरतनी पड़ेगी। पहले हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, फिर अपनों का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर दूसरों का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब अभी अपने को तीनों चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एक बिल्डिंग क्वारंटाइन, जवेरी बाजार का एक बिल्डिंग अगर क्वारंटाइन हो, एक आदमी अगर पॉजिटिव कोविड-19 हो जाता है तो पूरे एरिया को वो क्वारंटाइन कर देंगे। तो इस तरह हम लोग को बहुत सी चीज के ऊपर हम लोग ध्यान कर रहे हैं और उसके प्रशासन बहुत हेल्प कर रही है। बॉम्बे पुलिस, फिर बीएमसी हर चीज में हेल्प कर रही है कि अपने को इसको कैसे करने की है, सिक्योरिटी वाइज कैसे होनी चाहिए, लोग कैसे आने चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर लोगों का ऐसा है कि एक गेट से अगर आदमी अंदर नहीं जाने मिलेगा तो दूसरे गेट से जाएगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरे गेट से जाएगा। तो लोगों को एक अभी समझना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि अपनी अभी लाइफस्टाइल को चेंज करनी पड़ेगी। जैसे अपन जीते थे और जी रहे हैं वो चेंज होकर अब नए सिरे से चालू करना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें काफी कोशिश कर रहे हैं। पूरा मार्केट ने मिलकर एक अच्छा सा फंड भी जमा कर दिया है, लोग सामने से आके फंड भी दिया है। तो हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से एक रोल मॉडल बनाया है जो सब एसोसिएशन और सब सिटी के अंदर ज्वेलर्स वालों के लिए काम में आ जाएगा। वेरी गुड पॉइंट्स कोठारी जी। सुमेश जी, इसका सुमेश जी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है मैंने। वही मैं आपसे आ रहा था। आईबीजे ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है। वो प्रोसीजर ऑलमोस्ट कल तक हमारा फाइनल हो जाएगा। वो फाइनल होने के बाद पूरी इंडस्ट्री के लिए काम का है, क्योंकि हमारे पास सब जगह पे क्लस्टर है, मार्केट के क्लस्टर है, तो वो सिमिलर मेथड आप सभी क्लस्टर में यूज कर सकते हैं। वो बहुत हेल्पफुल होगा सभी के लिए। Exactly. This is what I was coming to. सुमेश जी, सुमेश जी, हाँ सर बताइए। सुमेश जी प्लीज हर एक को बोलिए जरा म्यूट रखिए मोबाइल, क्योंकि सब आवाज आ रहे हैं। और पद्मनाभन जी, ये आपको कन्वीनियंसी होगी तो आप हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहेंगे, सबके मैसेज आ रहे हैं। अच्छा। You are in a tough spot now. आनंद पद्मनाभन जी ट्राई करिए। नहीं तो एक काम कीजिए ना सोमराज जी, आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। आप उसको फिर हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ट्रांसलेट कर लीजिएगा। सुमेश जी आप कर दीजिए, नहीं तो मैं कर दूंगा। मैं कर दूंगा, कोई चक्कर नहीं। आनंद जी, my point is that जैसे अभी इब्जा ने बताया कि they are talking to the various health department, to the various civil authorities. As a IBJA, as a GJC, are you making any checklist for your members what they should follow when they reopen post lockdown? What kind of steps and what kind of precautions they should take in terms of safety, in terms of health, in terms of social distancing? So there is some kind of a message going from the trade body as well from the GJC side. Your views on this? पहले कॉमर्स मिनिस्ट्री का नीचे वो लोग से पूरा लिस्ट आया था, आप लोग क्या करेगा, आपका डिक्लेरेशन चाहिए, आप लोग फैक्ट्री में क्या करेगा, वो दुकान में क्या करेगा। अभी पूरा लिस्ट बना के आज ही सुबह भेज दिया उन लोग को। अभी बाद में सब मेंबर्स को भी सर्कुलेट कर देगा। अभी क्या क्या पृथ्वीराज भाई बोला, ऐसा ही सब जगह में सब लोग को देखना पड़ता है कौन अंदर आता है, अंदर आने को टाइम टेम्परेचर चेक करना चाहिए, वो बाद में साफ करके अंदर आने का, वो 2 मीटर डिस्टेंस में बैठने का, वो माल दिखाने के बाद
वापस क्लीन करके अंदर रखने का, वो लिफ्ट में क्लीनिंग आधा घंटा का एक बार लिफ्ट बटन्स को क्लीन करना चाहिए, वो रेलिंग्स क्लीन करना चाहिए, हाउसकीपिंग, पानी नहीं देने का, कॉफी टी कुछ नहीं देने का, वो पानी तो बिस्लरी वाटर रखने का, कस्टमरी जाके वो डिस्पोजेबल में लेना चाहिए। ऐसा ऐसा करेगा तो पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा। एक कुछ नहीं करके सब लोग को अंदर भेज दिया तो वो आके सील करके जाएगा, बाद में 2 महीने लगेगा, 3 महीने लगेगा। वो सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए सबको। खाली 3 कस्टमर 4 कस्टमर दुकान साइज के ऊपर कस्टमर आने का, बाकी कस्टमर बाहर बैठने का। एम्प्लॉइज को भी सुबह आने को टाइम में बाहर से खाना नहीं लेने का, पूरा घर से खाना लेकर आने का, वो बाहर रखने का। इस सबको टेम्परेचर चेक करना चाहिए, वो ग्राहक को भी, ये एम्प्लॉइज को भी, विजिटर्स को भी, कोई भी पूरा सिस्टम रहना चाहिए। नहीं तो बहुत कॉर्पोरेशन वाला है तो लोकल आदमी लोकल डिपार्टमेंट आए तो सील करके जाएगा। पूरा मैं 7 दिन में सबको भेज देगा, सब मेंबर्स को भेज देगा क्या क्या करने का, दुकान में क्या करने का, वर्कशॉप में क्या करने का, कैसा हैंडल करने का। आदमी लोग ज्यादा है तो आधा आदमी आने का, और एक दिन आधा आदमी अंदर आने का। पूरा लोग एक ही दिन आए तो बैठने को जगह नहीं मिलेगा। साउथ में ज्यादा है, एक दुकान में 50 आदमी 100 आदमी स्टाफ रहता है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत बड़ा शोरूम है तो 200 आदमी एक शोरूम में स्टाफ है, सबको छुट्टी देना पड़ता है। 15 दिन 20 दिन काम करने का, शिफ्ट में काम करना चाहिए। Right, Anand ji. यही मेरा सजेशन है। Yeah, first of all, thank you for your nice South Indian sweet Hindi. And तो आपकी ये चेकलिस्ट रहेगी, जैसे मेहता जी ने बोला SOP बोल दीजिए, चेकलिस्ट बोल दीजिए, तो आप उसको इन राइटिंग में, इंग्लिश में और हिंदी में प्लीज सर्कुलेट कीजिए इंडस्ट्री में। तो बिकॉज हमारे लोगों में अभी भी इसके बारे में उतना अवेयरनेस नहीं है, और किसी से भी एक चूक होती है तो पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब होता है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए हमारे को। ज़वेरी भाई ज़वेरी भी हैं हमारे साथ, तो उनसे भी पूछना चाहूंगा, मैं भी गुजराती में वो आंसर देना चाहें तो अच्छा रहेगा। ज़वेरी काका हैं? हाँ बोलो वर्धा जी, गुजराती में बोलो। गुजराती में बताइए कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं लॉकडाउन के बाद अपने मेंबर्स के साथ अपने अहमदाबाद में, गुजरात में। अहमदाबाद में जो हमारा एसोसिएशन के थ्रू हम मीटिंग करेंगे, और हमने थोड़ा सोचा है जिनके पास जगह है शोरूम के बाहर, वो सैनिटाइज चैम्बर मिलती है आजकल, वो सैनिटाइज चैम्बर रखते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन में रहती है, रेलवे स्टेशन में रखेंगे, ऐसी हमारी दुकान में छोटी सी सैनिटाइज चैम्बर 8x4 की रख देने का। कस्टमर शुरुआत में जो स्टाफ आता है, तो स्टाफ को एक काउंटर में 8 आदमी है तो 4 आदमी को बुलाने का, 2 आदमी बाहर रहेगा, 2 आदमी काउंटर में रहेगा, और कस्टमर को बाय अपॉइंटमेंट बुलाने का। बड़ी आइटम के लिए, छोटी आइटम के लिए कस्टमर के लिए बाहर वेटिंग, अपना सोशल डिस्टेंस पूरा होवे, इसी प्रकार वेटिंग सिस्टम एयर कंडीशन करनी पड़ेगी। जिनके पास जगह है 3rd फ्लोर पे करे, 2nd फ्लोर पे करे, या तो कोई 3 फ्लोर का शोरूम है तो 2 फ्लोर में कामकाज का चालू रखे, 1 फ्लोर वेटिंग बना ले टेम्पररी, तो कस्टमर आवे तो उसको ठंडक से बैठना मिले। स्टाफ के लिए क्या है, अपने घर से फर्स्ट तो हमारा टाइमिंग कम करना पड़ेगा। स्टाफ लोग लंच करके ही आवे, सिर्फ दोपहर का चाय और बिस्किट देने का बस, और शाम को जल्दी बंद कर देने का। शुरुआत में 6 घंटा काम करने का ओपन होने से। तो बी सेफ एंड एज पर गवर्नमेंट रूल, और जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको सेटिस्फाई करना है। अदरवाइज ज्यादा लोग आ गया, ज्यादा कस्टमर आ गया, भीड़ भाड़ हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ तो अपने शोरूम में दिक्कत आती है, सील वगैरह लग जाए तो तकलीफ होती है। फर्स्ट तो हम जैसे आज हम हमारा फैमिली को सेव करते हैं, हम खुद सेव रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है। 22 तारीख से मैं अपने घर में हूँ, रोड पे पाँव नहीं रखा है, सारी चीज फोन से और टेलीफोन से ही चलती है। हमारा स्टाफ भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, हमें उनको सेव करना है। लेकिन जो जगह ऐसी है, जैसे हमारी रतनपुर है, गांधी रोड है, ऑल एरिया है, वहाँ हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपका आउटसाइड में रहने का है तो कोई एक रूम के अंदर आप ज्वेलरी ले जाओ और कस्टमर को फोन करके वहां बुला के डीलिंग कीजिए, ताकि क्राउड में कस्टमर को आना और सेफ्टी नहीं होवे, संकलन का तरीका हो जाए। जैसे जवेरी बाजार में तो बहुत प्रॉब्लम है, उसमें से बाय अपॉइंटमेंट बुलाना पड़ेगा। आज जवेरी बाजार में रिटेल से ज्यादा पूरा इंडिया से, पूरा वर्ल्ड से होलसेलर माल खरीदने के लिए आउट ऑफ से व्यापारी लोग आते हैं, उनके लिए भी कोई सोचना पड़ेगा। पृथ्वीराज जी ने बहुत अच्छा सोचा है, और जो आप डिसाइड करो और अप्रूवल मिले वो हमें भी एक कॉपी भेजिए, तो हम यहाँ भी उसका उपयोग कर
बड़ा एरिया और आउटसाइड एरिया में जिनका शोरूम है इनको थोड़ी दिक्कत कम आएगी, लेकिन सिटी एरिया में जो शोरूम है उनको थोड़ा वे आउट सोचना पड़ेगा। और Right. खास कर मैन्युफैक्चर हमारे आर्टिजन है जो इंडस्ट्री के पिलर है, उनके लिए बहुत अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा कि वो कैसे मैन्युफैक्चर करेगा। वो माल नहीं बनाएंगे तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। और आज लोगों के मन में चिंता है कि मेरा माल नहीं बिका, 1 महीने से धंधा बंद है, लेकिन ये चीज तो ऐसी है कि हमने 1 महीने का अपवास कर डाला है। अभी जब खुलेगा 2 महीने के बाद और बिक्री चालू होगी तो काम होने ही वाला है। मैरिज सीजन सभी ने दिवाली के बाद रख दी है, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये होगा कि आजकल अभी जो विंटर में डेस्टिनेशन वेडिंग करते थे वो बंद हो जाएंगे। वहां जाना भी जोखम है और सबको ले जाना भी जोखम है, तो उतना बजट हमारी ज्वेलरी में बढ़ जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। तो कस्टमर से पूरा कांटेक्ट करेगा, कस्टमर से फोन से कांटेक्ट करना पड़ेगा, अच्छी तरह से लिंक में रहना पड़ेगा। आज ग्राहक मेरा था 25 साल 30 साल 40 साल से मेरा था, लेकिन आज वो किसी का नहीं है, हमें उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। उन्होंने कौन सा प्लॉट बुकिंग किया है, कौन सा कैटरर्स को बुकिंग कहाँ से, वहां से इंक्वायरी लेके हमें पूछना पड़ेगा कि ज्वेलरी देखने के लिए हमारे यहाँ आओ। 2 शिफ्ट में भी काम चालू रखना पड़ेगा, सुबह 7 से लेकर 12 कर सकते हैं और शाम को 4 से लेकर 11 भी कर सकते हैं। ऐसे 2 शिफ्ट भी बना सकते हैं। खाने का और नाश्ता और चाय का प्रबंध कर सकते हैं, बाकी सबको संभालना पड़ेगा अच्छी तरह से। सभी का व्यू लेके और सारी नॉलेज बाहर से भी लेके और गवर्नमेंट को और प्रशासन को सेटिस्फाई करके काम करना है। अपनी ज्वेलरी इंडस्ट्री लग्जरी इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री है। जो लोग ने इन्वेस्ट करके बुलियन रखा है और 48 के ऊपर भाव गया है तो वो फ्री होने के लिए जरूर आएंगे। नोटबंदी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो भी ज्वेलरी और बुलियन बेचने के लिए आएंगे। तो रिटेल ज्वेलर को एकदम रेडी रहना पड़ेगा अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, और माल परचेज भी करना पड़ेगा, पेमेंट भी करना पड़ेगा। सही बात है, बहुत अच्छा बताया आपने जवेरी भाई ये सभी पॉइंट को विस्तार से। और जो मैं सम अप करता हूँ कि हमारे साउथ में जो इंग्लिश में द की थिंग इज दैट he's saying that there's going to be a bounce back, and because of this going to be no destination weddings, no travel, so that money will come to jewelry. और important चीज आपने बताई, जो आप स्टार्ट करने से पहले पूरा प्रिकॉशन लेंगे, and also you try to keep the timings of your showroom to a less number of hours to start with, maybe 5 hours 6 hours, and then you will move to the full opening of your store, right Zaveri Kaka? This is your some of the points which you mentioned. अभी जी जीतू भाई बिंडू क्या बताएंगे, बिकॉज उनका मैन्युफैक्चरिंग है जूनागढ़ में, तो आपको तो ये सैनिटाइजिंग करना और पोस्ट लॉकडाउन बहुत चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा अपने कारीगर का। एंड वी हैव जीतू भाई बिंडी। मुझे लगता है सुमेश जी आगे जाके नॉर्मल होने में बहुत समय लगेगा। खुलने के बाद भी एकदम डायरेक्ट एकदम जो इजी गोइंग जा रहे थे ऐसा नहीं होगा, काफी समय लगेगा। मुझे लगता है कि हमारी काम करने की स्पीड 25% हो जाएगी, 75% लेस हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और कोरोना में क्या करना वो अभी पर्सनली सभी को, पब्लिक को भी सभी को मालूम है। क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग वो सब मालूम है। 1 महीने के लिए सब अंदर हो गए हैं, तो वो जाके कायम चालू रखना पड़ेगा जब तक ये नॉर्मल माहौल न बन जाए। मतलब जो पद्मनाभन जी ने बताया कि वो सेल्फ डिसिप्लिन वाला सभी लोग समझेंगे तभी ये मुमकिन होगा। मुझे लगता है कि सभी की जिम्मेवारी है, इसलिए ये अवेयरनेस सभी को बतानी है। लेकिन आपका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है जैसे जीतू भाई, हाँ जी, तो आपको अपने कारीगर का भी ख्याल रखना होगा कि अगर वो वापस गांव से आ रहा है उसका आपको प्रॉपर में भी टेस्ट करना होगा, उसका मेडिकल हिस्ट्री चेक करना, उसका रहने का काम करने का तरीका थोड़ा गैप से करना। लॉट ऑफ चेंजेस विल कम, लॉट ऑफ चेंजेस। बराबर है एकदम, वो सब करना पड़ेगा। और मतलब उसका गंभीरता से करना पड़ेगा, वैसे लूज नहीं चलेगा कुछ। एक बार कुछ नुकसान हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान भोगने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हमारा सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो पूरा समाज के लिए है। देखो आज क्या है, ईश्वर की कृपा से जूनागढ़ में एक भी केस नहीं है, नॉट ए सिंगल केस। वेरी गुड। लेकिन अगर ऐसी कोई हालत बन गई और ये जो हो गया तो बहुत मुश्किल आ जाएगा।
सही बात। भाव का जो राजकोट का, अहमदाबाद का, बड़ौदा, सूरत का जो माहौल देखते हैं, टीवी में देखते हैं, वर्तमान पत्रों में पढ़ते हैं, तो मालूम पड़ता है कि संभल के रहना वो सबकी ड्यूटी बन जाएगी, सबकी ड्यूटी बन जाएगी। सही बात। Now may I request Surinder Mehta ji to take up the next question, which is a very important question about accepting old gold. Mehta ji, over to you. Anand Padmanabhan sir, this question is basically being a retailer to you only. What challenges do you see in accepting the old gold? अभी तो बहुत बढ़िया चैलेंज है। बैंक वाला पैसा नहीं दे रहा है किसी को भी। रिजर्व बैंक अनाउंस कर दिया, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस कर दिया, आज तक मेरा बैंक वाला भी, मेरा दोस्त से बात किया और बहुत व्यापारी से मैं बात किया, वो बैंक वाला पैसा नहीं दे रहा है, सैंक्शन ही नहीं कर रहा है। अभी खोलने के बाद माल ज्यादा आए तो क्या करने का, मेरा सेल्स आधा किलो 1 किलो आए तो आधा किलो क्या करने का, आधा किलो कैश करने का, पहले दिन वापस कैश रेडी रखने का और नया ग्राहक आने को चालू करने का परचेज से। ऐसा मूवमेंट में क्या करने का किसी को भी मालूम नहीं क्या होएगा, कितना माल वापस आएगा। ये पहले बार फर्स्ट टाइम है। तो सिविलाइजेशन के बाद ऐसा पूरा वर्ल्ड शटडाउन है, पूरा वर्ल्ड शटडाउन, तो किसी को भी मालूम नहीं क्या हो रहा है। अभी पान शॉप से अंबानी तक सबको मुश्किल। अंबानी को कल रिलीफ किया था, कल रिलीफ मिला था, उसको फेसबुक पे इन्वेस्टमेंट आया, और ज्वेलरी शॉप को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। बैंक वाला भी पैसा नहीं दे रहा है, सबको मुश्किल है क्या करने का। छोटा छोटा दुकान वाला, व्यापारी लोग, अदर इंडस्ट्री वाला को बैंक में अकाउंट नहीं है तो, लोन फैसिलिटी नहीं है तो क्या करेगा, घर में क्या है वो लेके आएगा ज्वेलरी शॉप को, उधर ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी क्या पहले से साउथ में अभी 30-40 साल 50 साल से कस्टमर को बिल में पीछे लिख के दिया, मैं 2% कम करके कैश देगा, 3% कम करके कैश देगा। मैं 3 दिन पहले सब इधर साउथ में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश एक मीटिंग, जूम मीटिंग रख के सब कॉर्पोरेट से बात किया। सब उसमें 2-3 बड़ा लोग बोला मैं लिख के दे दिया, मैं कुछ नहीं करेगा, ऐसा ही मैं देगा, 3% कम करके ही देगा। वो बाद में मैं बोला एसोसिएशन रोज रेट देगा, सेलिंग प्राइस 95% है, 22 पर कैश रेट तो 6% कम करके लेगा। वो ना तो 6% कम करके दे दो कस्टमर को, कस्टमर झगड़ा किया तो ये एसोसिएशन में रेट फिक्स कर दिया, ऐसा ही मैं दे रहा है, नहीं मैं 3% देगा तो दे दो, पर नहीं, उसमें क्या है। अभी क्या 200 रुपया कम रहेगा बाजार में, मालूम नहीं बाजार में क्या भाव रहेगा, कैश रेट क्या भाव रहेगा मालूम नहीं। पहले तो 150-170, अभी लेने वाला नहीं है तो क्या होएगा, 300 रुपया भी नीचे जाएगा, 300 रुपया भी। बाद में सब लोग सोच रहे हैं मैं 500 ग्राम बेच रहे हैं, मैं पुराना माल कस्टमर से 300 ग्राम ले रहा है, इसमें क्या फायदा, मैं 3% कम करके दे देगा कैश से। ऐसा करेगा तो आपको 3% जीएसटी सेट ऑफ नहीं मिलेगा, वो 3% भी तकलीफ है, वो लॉस हो जाएगा। सब सोचने का ये टाइम में गिराक से बोलना, ये वॉर का माफिक है, कोविड-19 है, वो 5000 साल के बाद ऐसा हो रहा है पूरा लोक में। ये सिस्टम 6% कम करके मैं देगा, नहीं तो मैं लिख के दिया तो क्या करने का, लॉस हो जाएगा। तो 15 दिन बहुत मुश्किल है, 15 दिन बहुत माल वापस आएगा, वो 15 दिन देखना पड़ता है, 2-3 दिन देखना पड़ता है, बाद में रेट चेंज करना पड़ता है, सब लोग बैठ के बात करने का, रूल भी चेंज करना पड़ता है, 10% भी कम करके लेना पड़ता है, नहीं तो क्या करने का, किधर से पैसा मिलेगा, किसी को भी पैसा नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल होएगा। खाली एक्सचेंज के लिए कस्टमर आएगा, वो क्या 100 ग्राम 200 ग्राम बेचेगा, वो भी एक्सचेंज है, पुराना माल लेके आके नया माल लेके जाएगा। शादी भी नहीं है, 2-3 महीने कोई भी नहीं आएगा। आवाज आ रहा था। So it is very difficult. We have to be very careful when we are buying the old gold. If you are not going to reduce 6% and take it back, you will be at a loss. That you have to realize. This is once in a time. This COVID-19 has come after thousands of years. So we can forcefully tell the customer it is like a war situation. During the war time, there is no rules at all.
So we have to convince the customer. If you are not convinced the customer, we are only going to be the loser. But unfortunately, we in South India, there are few jewelers who will say customer is always right. We want to give everything to the customer because my grandfather confirmed I have to be at a loss and my grandson also has to be at a loss. All that we have to change. If we don't change, we'll be at loss. That's it. Sumeshji, I think you can translate this little bit to English so that your other people can. Yeah. I think what Anand Padmanabhanji said is a very alarming situation. It's a very monumental event, which is COVID, which is in a history happening after 100 years. We have not seen in our lifetime something like this. So there's going to be a little illiquidity in gold. Gold, what will come from the customers to buy him at the same rate or a 2% less than the selling rate is going to be a big challenge. And the banks are also not helping. He's also not sure what is going to happen. What he's saying is that next 15 days, we have to wait and watch the situation and then probably come up with the next steps with the All India Jewelers together. Sumeshji, can we ask this question to Jhaveri Kaka also? Yes. Jhaveri Kaka, તમને શું લાગે છે? What do you think? ગુજરાતમાં બી લોકો માલ વેચવા આવશે? આવી જ રીતના કસ્ટમર આવશે? સારી એવી જૂના માલની પરચેજ આવશે, સારી એવી આવશે, ઘણી જ આવશે, પણ આપણે પ્રિપેર રહેવું પડશે. જીતુભાઈ હાજી તો 25% થઈ ગયું. એ પણ સિઝનમાં દિવાળી ઉપર ચાલશે અને મેરેજ સિઝનમાં ચાલશે. પણ જૂના માલ માટે આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરવી પડશે. ઓલ ગુજરાતની કરવી પડશે. ઓલ ઇન્ડિયાની થાય તો બહુ સારું છે. પહેલા મેં સાંભળ્યું હતું કે ઓલ ઇન્ડિયામાંથી કોઈ કોર્પોરેટના ડિરેક્ટરે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરે સજેસ્ટ કર્યું હતું તો ઓલ ઇન્ડિયાનો સેલિંગ પ્રાઇસ, એક્સચેન્જ પ્રાઇસ અને પરચેઝ પ્રાઇસ, પેમેન્ટ ઓફ ચેક 3 પ્રાઇસ નક્કી કરવા જોઈએ અને એ બહુ જરૂરી છે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે. આપણા જ્વેલરો બહુ જ કોમ્પિટિશન કરી અને બહુ જ માલને નીચો કરી જે રીતે માલ વેચી રહ્યા છે કે આવા પડકારો આવે ત્યારે આપણે જે નુકસાન 5-10% ભોગવવું પડશે એ આપણે ઝીલી નથી શકતા. એનું કારણ આપણો જીપી બહુ નીચો છે. આજથી 20 વર્ષ પહેલા આપણે 20% જીપી થી કામ કરતા હતા, 15% નીચે નહોતા કરતા. આજકાલના જ્વેલરો 916 100% જ્વેલરો કામ કરે છે, બહુ જ કોમ્પિટિશન કરે છે. એનું આ કારણ છે. બીજા દરેક બિઝનેસમાં જુઓ 5 લાખ 2 લાખની કોઈ પણ બી કપડા કે ડ્રેસ લેવા જાઓ તો એ લોકોના પર્સન્ટેજ ને આપણા પર્સન્ટેજમાં બહુ ફરક છે. આપણી માલ એ લક્ઝરી આઈટમ છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટની આઈટમ છે. આવે ત્યારે કોમ્પિટિશનનો જે માહોલ છે એમાં બદલાવ લાવવો પડશે. હમણાં જેમ લાઈફસ્ટાઈલની વાત કરી કોઠારીજીએ કે આપણી લાઈફસ્ટાઈલ બદલાશે, આપણી બિઝનેસ સ્ટાઈલ બદલાશે, આપણા વિચારો બદલાશે અને કોઈ યંગસ્ટરને પાસ ઓન કરી અને એમના વિચારોથી આગળ વધવું પડશે કે જેની અંદર શિસ્ત આવશે, ડિસિપ્લિન આવશે, પ્રોમ્પ્ટ એન્ડ ફોરવર્ડ આવશે અને એ લોકો માર્કેટિંગ કરી અને પોતાની રીતે પૂરતો 15% જીપી લઈ અને કામ કરે તો જ આપણું ફ્યુચર બ્રાઇટ છે. ગવર્મેન્ટને પણ આપણે સજેસ્ટ કરેલું છે. ગવર્મેન્ટ તરફથી He's gone on mute. I think Jhaveri Kaka has gone on mute by mistake. Yes, you need to show the sign. Yeah. You have to unmute. I think somebody is helping him with that. Yeah. હેલો Yes. Now he's unmute. Yes. Go ahead. अभी बात करना भाई. કન્ટિન્યુ કરું? હા કરો કાકા. સંભળાય છે ને? હા સંભળાય સંભળાય. હેલો હા સંભળાય છે જવેરી કાકા. હેલો we can hear you. અમને સંભળાય છે. ગવર્મેન્ટ તરફથી જે ઇન્ક્વાયરી હતી એનો આપણે અમદાવાદ જ્વેલર્સ એસોસિએશન માંથી સારામાં સારો લેટર ડ્રાફ્ટ કરી અને જે આપણા સજેશન છે એ મૂકેલા છે જેમાં બહુ જ સારા પોઈન્ટ અને બહુ વ્યવસ્થિત કર્યું છે જે ગવર્મેન્ટ એને અનુસરે એ રીતે આપણે ગવર્મેન્ટ અને ખાસ કરીને સીસી લિમિટ, ટર્મ લોન, ગોલ્ડ લોન આ બધા બિઝનેસ સેટ નથી થવાનો તો 4 થી 6 મહિનાનું
બેંકનું લિમિટનું જે વ્યાજ છે એ ગવર્મેન્ટ પાસે આપણે માપ માંગ્યું છે. ઈએમઆઈ ના જે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હોય એમાં 4 થી 5 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ વધારી આપે એવી રિક્વેસ્ટ કરેલી છે. ગોલ્ડ ડ્યુટી થોડી ઓછી કરે તો લોકોને થોડું કરવામાં, ગોલ્ડનો ભાવ નીચો આવશે તો આપણને વેપાર કરવામાં સુવિધા સારી રહેશે. ત્યાર પછી 22% પ્રાઇવેટ લિમિટેડનું જે ઇન્કમ ટેક્સનો રેટ છે એની સાથે પ્રોપ્રાઇટરી પાર્ટનરશિપ પર્સન અને એલએલપી સેમ રેટ કરે ત્યાં રિક્વેસ્ટ કરેલી છે. આ પ્રમાણે બધા ડિમાન્ડ કરેલી છે અને એનું 100% અમલ થશે એવી મને આશા છે. So, what I will do in a nutshell, I will just translate this into English or Hindi. हिंदी मेहता जी, हिंदी का जवेरी काका ये कहना चाहते हैं कि यदि हम लोग चाहें तो ऑल ओवर इंडिया एक बाय और सेल का रेट डिसाइड कर सकते हैं सब लोग मिलके, और ऑल ओवर इंडिया अगर ये रेट डिसाइड होता है तो बहुत अच्छा होगा ताकि कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा. और दूसरा, जवेरी काका ने बहुत सारे अहमदाबाद ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बहुत सारे सजेशन सरकार को दिए हैं. उस सजेशन में उन्होंने इंटरेस्ट के वेवर की मांग की है कि 6 महीने तक इंटरेस्ट ना लगे और ईएमआई को भी एक्सटेंड किया जाए और गोल्ड के ऊपर ड्यूटी घटा दी जाए. इस प्रकार के काफी सजेशन, काफी रिक्वेस्ट सरकार को भेजी है. लेकिन जवेरी काका का भी मानना ये है कि ओवरऑल हमारे लिए अगले 3 से 6 महीना एक चैलेंजिंग टाइम है, और जब मैरिज की सीजन आएगी तो अपने आप सोना बिकना वापस शुरू होगा. इसलिए वहां पे जवेरी काका एकदम पॉजिटिव. We can take up the next question, सुमेश जी now. Yes, we can take up the एक मिनट मेरे को बोलना है. हाँ कोठारी जी बोलिए. क्या कर रहे हैं भाई? सॉरी देखिए, ये कोठारी जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पेट पॉइंट है, ये बताइए कोठारी जी. देखिए सोमेश जी, जो सिचुएशन है, नो डाउट कि लोग बेचने आएंगे, पर एक चीज आप इसमें दिमाग में ले लीजिए सब लोग के लिए कि अब अपन जो बिजनेस जो एक शॉर्ट मार्जिन में करते थे ना, लो मार्जिन पे, अब अपनी मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगी. अब लोग क्या है कि मार्जिन में धंधा करेंगे. जैसे अपना जूनागढ़ वाले साहब ने बोला कि 25% लोग में काम करेंगे. जब अपन 25% में अपना एक्सपेंसेस उतना ही होगा तो अपनी मार्जिन बढ़ जाएगी. अब लोगों की थिंकिंग मार्जिन बढ़ जाएगी. रही ओल्ड गोल्ड बात की, हम लोग इब्जा इसके लिए तैयार बैठी है कि जितना भी आपका सोना ओल्ड गोल्ड बेचने में आए, इब्जा ने बहुत से अच्छे प्रपोजल बनाए हैं. अगर आप 10,000 करोड़ तक का भी सोना इब्जा के लोगों को आप दो तो लेने को तैयार बैठे हैं. हम लोग ने पूरी प्लानिंग करके रखी है. अभी एक्सचेंज हेज करने के लिए भी है, एलबीआई में रिफाइनरी भी है. और सबसे बड़ी बात है कि अब लोगों का झुकाव सोने की तरफ ज्यादा जाएगा. अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट डिमांड धीरे धीरे गोल्ड का बढ़ेगा. इनिशियली अपने को 2-3 महीने थोड़ी सी प्रेशर रहेगी, तो हम लोग गवर्नमेंट के साथ में 1-2 प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को कि टेम्पररी हमको गोल्ड बार अगर इन केस सिचुएशन ऐसी बनती है, लिक्विडिटी की क्राइसिस रहती है, गोल्ड ज्यादा बिकने को आ जाता है, तो हमें टेम्पररी गोल्ड बार एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी जाए जो पासबुक के रीत से होगी, और गोल्ड जो भी जाएगा वो बैंक के थ्रू जाएगा ताकि हम कभी भी उसको वापस इंपोर्ट कर सकते हैं. और सेकंड चीज रहेगी, हमने गवर्नमेंट को कहा है कि जीएसटी को 1% ज्वेलरी के ऊपर कर दिया जाए ताकि जो लोग बेचने को आए उनको इतनी मार नहीं पड़े. तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग गवर्नमेंट के साथ में कर रहे हैं. जैसे इंटरेस्ट की बात की है, इंटरेस्ट रेट करना थोड़ा मुश्किल है, पर उसको थोड़ा टाइम लिमिट अपने को अगर बढ़ा के दे दी जाए तो और भी अच्छी रहेगी. और हम लोग गोल्ड को गवर्नमेंट के साथ में एक प्रपोजल दे रहे हैं कि जीएमएल स्कीम को इसमें चालू कर दिया जाए. जीएमएल स्कीम के अंदर हम लोग ने ऐसा प्रपोजल दिया है कि आप इसको बीडीआईएस के जैसा अनाउंसमेंट कर दीजिए कि एक आदमी उसको 1 किलो 2 किलो जो सोना देना है वो दे सकता है. तो इससे क्या रहेगा, जो पैनिक का माहौल है, जो लिक्विडिटी क्राइसिस इनिशियली आएगी, उसमें अपन कहीं हद तक अपन उसमें निकल सकते हैं. तो मेरा हिसाब से गोल्ड प्राइस भी हाई है, इसके लिए कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी कोई पैनिक सेलिंग भी नहीं आएगी, और लोग जितनी सेलिंग करनी है उतने पैसे ही बेचेंगे. लोग ऐसे भी नहीं है कि एक साथ में बेच देंगे, क्योंकि आज अगर आपने न्यूज में भी देखा होगा तो 82,000 गोल्ड का प्राइस बोल रहे हैं. तो लोग खरीदने वाले भी ऐसे कैसे बहुत से लोग बैठे. इंडिया के अंदर मुझे लगता है कि 10-15 दिन या महीने अपने को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, जो सेल करने आएंगे, कैश लिक्विडिटी रहेगी, बट मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा देर तक कुछ टिकेगी. हाँ, ज्वेलरी सेल करने का है, मैन्युफैक्चरिंग का है,
उसमें नो डाउट आपको 6 महीना आराम से लग जाएगा उसको सेट करने में, नया ऑर्डर आने में, एक्सपोर्ट स्टार्ट करने में। उसमें आपको दिक्कत थोड़ी आएगी, उसको आपको देखना पड़ेगा कि उसको आपको कैसे चालू करने का है और उसको ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट चालू नहीं होंगे, यहाँ पे लोकल ऑर्डर नहीं आएंगे, फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट की एंट्री कैसे होगी, एग्जिट कैसे होगी, तो ये बहुत सी दिक्कत के हिसाब से ज्वेलरी सेल अपना थोड़ा रुक जाएगा। कोठारी जी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि 10,000 करोड़ का भी सोना आ गया तो हम लोग लेने को बैठे, उसके ऊपर बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे MCX में भी डिलीवरी होती है, हम MCX में उसको डिलीवर भी कर सकते हैं, उसके बाद में गोल्ड ETF में उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड भी काफी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया नीचे डिस्पैरिटी हो गई, $60, $70, $80, तो बहुत से इन्वेस्टर लोग हैं जो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो मुझे गोल्ड में कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं लगती है कि हाँ ठीक है कि गोल्ड की डिस्पैरिटी रहेगी। अब एक बात दिमाग में ले लीजिए कि $70, $80, $90 जैसे इंटरनेशनल मार्केट में हुई, वैसे डिस्पैरिटी इंडिया में भी आएगी। आज दुबई में आप देखोगे तो $20, $22 डिस्काउंट है, तो जरूरी है डिस्काउंट में रहेगी, बट ओवरऑल माल बिकेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर भी रहते हैं कि चलो पैसा पड़ा है लेके रख देते हैं, बहुत शेयर बाजार वाले भी उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब बहुत से रास्ते हैं, हेज करने का भी है, प्राइस रुपये में भी हेज कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, ऑप्शन भी है, तो बहुत से प्रोडक्ट है। फिर LBA में रिफाइनरी भी इंडिया में है, तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है कि उसमें हम लोग उसको सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि इतनी कोई दिक्कत बड़ी आएगी। इनिशियली 10-15 दिन थोड़ा सोचने, लोगों को सोचने में भी टाइम लग जाएगा कि कैसे करना क्या है, पर धीरे धीरे एकदम स्मूथ हो जाएगा। Oh, very nice. So eventually, I'll just translate this into English for our South-based customer. Kothari ji is saying that there will be a lot of investors who will be peeping into our business, and because this will be a big opportunity for them, and they will be buying the old gold from the jewelers. So they can do funding also, and he's also saying that because of all these things, the margin in our business will increase. So eventually there is nothing much to worry, as envisaged by the entire industry. So it's on a very, very positive note. I think I fully agree with you. We should expect a lot of investors, because in equity market we have seen investors keeps coming in. So I fully agree with Kothari ji also. We can move on to next question. Yeah, Kothari ji, Kothari ji. 1 minute. हाँ, जीतू भाई coming in, please. मुझे अपनी इंडस्ट्रीज के लिए बाई बैक कोई चैलेंज नहीं लगती, मुझे अपॉर्चुनिटी लगती है। देखो गुजरात में ऐसा माहौल है कि जो ये संकट के समय में सोनी काम आएगा, उसके पास जो सोना है, और अगर हमने जेन्युइन बिजनेस किया तो हमारी गुडविल बनेगी, उसका कोई मोल नहीं हो सकता। हमारे पास जो कस्टमर आएंगे उसको सेटिस्फाई करेंगे तो उससे जो गुडविल बनेगी, हमारा बेस मजबूत होगा। और हमारे लिए हम कोई नुकसान करके लेने वाले हैं ऐसा नहीं है। अगर किसी ने कोई इधर उधर किया है तो उसको रिटर्न आता है, उसकी चिंता है, तो उसकी चिंता इंडस्ट्रीज को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जेन्युइन बिजनेस करने में कोई भी हम काफी साइजेबल रेट डिफरेंस से हम लेते हैं, तो हमारा बिजनेस ही ऐसा है जिसमें लेने भी मिलता है और देने भी मिलता है। तो उसको हम चैलेंज में नहीं समझना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। yes. पहले 15 दिन दिक्कत आएगी, फ्लो आएगा, हमारे पास कैश फ्लो नहीं होगा, उसका अरेंज करना पड़ेगा, सभी बात सही है, लेकिन ओवरऑल ये हमारी गुडविल बना के जाएगा, ऐसा लगता है। वेरी वेल सेड जीतू भाई। मेरा क्या छोटा सा पॉइंट था कोठारी जी, क्योंकि आपने हमें अच्छा हेडिंग दे दिया आज न्यूज का, इब्जा अप टू 10,000 टन तक गोल्ड अब्सॉर्ब कर लेगा। 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ का एक हमारे को एक न्यूज का मैगजीन के लिए हेडलाइन मिल गया आज आपसे। आज भी मैं बोलता हूँ, जो सोने में जो मोह है ना वो नहीं घटेगा। अब भूल जाओ, सोने का जो मोह है वो नहीं जाएगा। लेकिन और देखिए 1,70,000 करोड़ गवर्नमेंट ने एक दिया है, 1,20,000 करोड़ गवर्नमेंट ने ये दिया है। अल्टीमेटली वो पैसा मार्केट में आया ना। आप समझो कोई बात को, जो गवर्नमेंट से पैसा जो गवर्नमेंट ने फ्लो किया, स्टेट गवर्नमेंट इतना दे रही है, वो सब पैसा अल्टीमेटली घूम के एक सर्कुलर सिस्टम में आया है।
तो उसका भी अल्टीमेटली बाइंग चालू होगी, पर धीरे धीरे होगी। लेकिन आप इतना तो आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि थोड़ा इनिशियली डिस्काउंट पे चलेगा इंडिया में गोल्ड, जो इंटरनेशनल मार्केट है जी। अगर देखिए इंटरनेशनल मार्केट एज ऑफ टुडे, आज की डेट में अगर देखो तो 48,000 के आसपास होता है, इंक्लूडिंग जीएसटी। हाँ, बराबर है। और अगर आप समझो यहाँ 45 में भी लोग बेचने को आएंगे, 44 में भी बेचने, क्योंकि सामने उतना डिमांड नहीं रहेगा। राइट। तो वो थोड़ा बहुत एक डिस्पैरिटी रहेगी, बट स्लोली जैसे एक्सपायरी एक्सचेंज की एक्सपायरी आएगी तो वैसे वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते जाएगा। और लोग बाग अभी जो 1%, 1.5% में धंधा करते थे, अब 5%, 6% पे धंधा करेंगे। अब देखिए बहुत सिस्टम चेंज होगा, थोड़े में लोग ज्यादा पैसा बनाएंगे। पहले अपन बड़ा पैसा लगा के थोड़ा बनाते थे, अब थोड़े में बड़ा बनाएंगे। जो रोज के 100 किलो बेचते थे, वही प्रॉफिट आज बाद में वो 5 किलो और 10 किलो में उसको मिलेगा। तो ये सिस्टम चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम मोर प्रॉफिट। एग्जैक्टली। यस। वी मूव टू नेक्स्ट। जो मुझे लगता है कि हमारा पहला सवाल था वो बेसिकली ऐसा था कि हमारी गोल्ड ज्वेलरी की का फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर में सॉरी उस क्वेश्चन पे हम आएंगे। वो क्वेश्चन रखा है हमने पॉइंट में। अच्छा। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डालना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अभी जैसे हमारे जवेरी भाई ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट निकाला कि क्या इंडिया में सभी एसोसिएशन, सभी रिटेलर्स मिल के एक यूनिफॉर्म सेलिंग एंड बाइंग रेट लेके आ सकते हैं। बिकॉज हम इतने साल से आपस में कंपटीशन करते रहे हैं, इतने साल से सभी स्टेट में, इवन सिटी में भी डिफरेंट रेट चलता है कभी कभी ज्वेलर टू ज्वेलर। लेकिन आज ऐसी एक क्राइसिस की सिचुएशन है, एक ऐसा टर्मोइल है हमारी इंडस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में। एटलीस्ट फॉर दिस crisis we should all come together, and if we can take a positive point out of this to have a common uniform gold rate, which is very difficult to implement. I agree with that point, लेकिन आपके views सुनना चाहूंगा। I start with Anand Padmanabhan ji on this. Are you there? Yeah. Yes. So you got my point, right? Can we ever have at least in this crisis, one uniform gold rate in India for buying and selling? No, Suneshji. Last week I tried to bring in one single rate in South India, but Kerala did not agree to it. Karnataka did not agree to it. It is only Tamil Nadu and Andhra Pradesh who have agreed for it. So in Tamil Nadu and Andhra Pradesh, it is 95% rate, retail rate, 22 carat. In Kerala, it is 92%. In Karnataka, it is 93%. Each one have the regions. So it is very difficult. Maybe after August, after this COVID-19 situation improves, we can think about first bringing one rate in each zone, and then we need to club all the zones together, because most of India, most of the other than South India, it's all 97%, 98%, 100%, all that is there. Whereas in South, it is very low. So at least we need to come midway, somewhere between 95 and 96, so that everybody can agree. Even in one single state, we have a problem. Sometimes in Salem and Namakkal and all, they go down. It is 93% there. So even in a single state, they are not able to follow the same rate. It is very difficult. It's a short vision, you know. Everybody have to think for the future. Only then our industry will survive. We need more profits. Today, turnovers are going down. Everybody have to increase their profits by 2 to 3%. Otherwise, we are not going to survive. So the only thing is, everybody should sell at the same price. Once we bring in that common rate of 97% or something, then our profits will improve. All right, Zaveri bhai. हाँ जी, आप ही का पॉइंट जो था वो हमने इसमें लिया हुआ था क्वेश्चन 4 की। इंडिया में सबको मिलके इस समय इस क्राइसिस में एक ही सेलिंग रेट और एक ही बाइंग रेट फॉलो करना चाहिए। हमारे जीजेसी के चेयरमैन आनंद पद्मनाभन बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, वो साउथ में ही नहीं कर पा रहे एक रेट। आपका गुजरात में क्या व्यू है, क्या रेट है इस समय अहमदाबाद में, आपका क्या परसेंटेज पे आप सेल करते हैं? गुजरात के अंदर, हेलो जी बताइए। गुजरात के अंदर अहमदाबाद में चलता है और कितना सर, कितना आपकी आवाज ब्रेक हो रही है? अहमदाबाद में कितना है? 92 लेते हैं, कोई थोड़ा अलग अलग रेट से बेचते हैं। राजकोट में 98 का रेट है। मेनली अदर जो जामनगर, जूनागढ़ जो अच्छा सेंटर है वहाँ 97 का रेट है। हम भी गुजरात का एक रेट करना चाहते हैं कि सेल परचेज का एक रेट हो गया, तो सेल का एक रेट हो गया
और पेमेंट करने का एक अलग रेट हो जावे। इस प्रकार पूरा गुजरात का एक यूनिटी कर लेवे, धीरे धीरे अगर स्टेट साथ में आ जावे उसके साथ कर लेवे। अभी क्या है, कोरोना वायरस से सारा इंडिया फिल्टर होने जा रहा है, स्टरीलाइज होने जा रहा है, सैनिटाइज होने जा रहा है। तो अपना और अपनी मन की शुद्धि भी एक महासत्ता जो इस प्रकार लेके आई है, बोर्ड ने कुछ भेजा नहीं है, ये पूरी जो महासत्ता हुआ और जो इंटरनेशनल फ्लाइट लास्ट तक बंद नहीं किया तो सारे पैसे कैरी करके पूरे वर्ल्ड में कोरोना, जो कोरोना आया इसमें हमारे माननीय वडाप्रधान नरेंद्र मोदी जी की अवेयरनेस और मोदी जी का विजन के हिसाब से हम लोग थोड़ा सेव हो गए। फिर भी लास्ट में अभी गुजरात में थोड़ा केसेस बढ़ते रहे, महाराष्ट्र में बढ़ते रहे, वो संकलन ज्यादा हो गया और कोई एक एरिया के अंदर ज्यादा संकलन आने से केसेस आ गए, तो संभालना तो सभी को पड़ेगा। रेट की बात आपकी बिल्कुल बराबर है। गुजरात में पहले हम लोग गुजरात ज्वेलर्स का एसोसिएशन में एक कोशिश करके एक रेट करते हैं, बाद में अदर स्टेट के साथ जाएंगे। सबसे खुशी की बात ये हुई सुनने के बाद कि कितना भी बाय कर लो, रिफाइन करो या तो आपको रिफाइन करने भेज दे, आप इब्जा वाले सहकार दे देंगे, वो अच्छी बात हो गई। हम आपको भेज देंगे, वो अच्छी बात, सबका टेंशन है फ्री हो गया। राइट, करेक्ट, बहुत वही एक हेडलाइन न्यूज मिल गई आज हमारे को पृथ्वीराज जी से। लेकिन जवेरी काका, अभी आप लॉकडाउन के बाद क्या रेट निकाल, जैसे 97 पे आप बेच पाएंगे अभी, और आपको खरीदना क्या रेट पे बाय करेंगे आप? हाँ जी, सबका अलग अलग विचार है। जो हमारे सब में 92 कर देना चाहिए अहमदाबाद में, क्योंकि वापस आने का रेशिया 90% है, सेल रेशिया 10% है। हमने बोला एक दफे जो है ऐसे ही चालू रखो, ऑर्डर का माल है, डिलीवरी करनी है, सब कुछ करना है, जैसा समय आए। अगर 2 पैसा नुकसान करना है तो भी हमारा 4 पीढ़ी का 4th जनरेशन का हमारे दादाजी ने शुरुआत की थी, पिताजी ने किया, एल्डर ब्रदर ने किया और आज हम कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत हमारा खुद का कुछ नहीं जाता है, 2-3-4 महीना सेव करने का है, धीरे धीरे सब रास्ता निकलेगा। तो पिताजी ने बताया ऐसा चालू करने से सब वे आउट मिलेगा। एकदम पहले से सोच के पहले से विचार बनाना 100% सफल नहीं होंगे, एक बार खुलने के बाद सारा कर सकते हैं। राइट, जीतू भाई आपका क्या विचार है ओल्ड गोल्ड बैग और ये यूनिफॉर्म रेट पे? यूनिफॉर्म रेट की बात अच्छी लगती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तो मुझे नामुमकिन जैसा लगता है। अच्छा, उसके लिए जो सबका माइंडसेट होना चाहिए जी, और कॉमन जो पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें विन विन सिचुएशन हो, सबको एक्सेप्ट हो, ऐसी बनाने के लिए हम लोगों को सोचना चाहिए। अगर हो सकता है तो अच्छा है, लेकिन ये संभव नहीं है ऐसा लगता है अभी तो मुझे। क्योंकि मैं जूनागढ़ की बात करूं तो जूनागढ़ में अभी 3 रेट चलते हैं। कोई 93 लेता है, कोई 97 लेता है, कोई 95 लेता है। अभी सभी का मन बन गया है कि 92। अभी देखिए, अभी जवेरी भाई ने बोला कि 97 का हिसाब चल रहा है, आपने अभी पूछा कि 97 ले सकेंगे क्या? तो वो डायरेक्ट बाई बैक में असर करेगा। करेक्ट। हाँ, तो वो प्रैक्टिकली ठीक नहीं है, मुझे लगता है वो प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। कोठारी जी आपका क्या व्यू है? कभी इंडिया में जैसे दुबई में एक रेट आएगा इंडिया में, कभी आपको लगता है? देखो, मैं कितने सालों से इसके ऊपर रिसर्च करते आ रहा हूँ कि एक तो आप लोग पहले कस्टमर से 97 का भाव लेते हो 92 पे, फिर उसके बाद में आप वेस्टेज लेते हो, फिर उसके बाद में आप मेकिंग चार्जेस लेते हो। मतलब कस्टमर का 20% तो आप पहले दिन ही जेब में डाल देते हो। मेरे बहुत टाइम से फिर हम लोग ने इसका सर्वे पूरा किया तो वो बोले हमारी इन्वेंट्री इतनी रहती है। उसके ऊपर आवाज आ रही है? जी, आ रही आवाज। तो फिर हम लोग ने पूरे सब लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला हमारी इतनी इन्वेंट्री रहती है, उसका कॉस्ट होती है, वो होती है, उस हिसाब से हम लोग 97 का प्राइस देते हैं। फिर मेकिंग चार्जेस है, वेस्टेज है, मतलब कस्टमर का 20% काफी ज्यादा होता है। अब क्योंकि अब जो एप्रिसिएशन होता है तब वो हर चीज ढक जाती है, जब एप्रिसिएशन नहीं होना तब ये चीज सब सामने आती है। तो इब्जा हम लोग जैसे अगर आप बुलियन का प्राइस देखोगे 999 है, 995 है। हम लोग इब्जा एक प्राइस फ्लैश करती है जो बुलियन की प्राइस ऑल ओवर इंडिया में आइदर वो आरबीआई हो, आइदर वो एनबीएफसी हो, आइदर बैंक्स हो, या भाव करता है।
अगर सब एसोसिएशन, देखिए हर एक बॉम्बे के अंदर 500 छोटे छोटे एसोसिएशन होंगे, हर एक गली और हर एक स्ट्रीट के नुक्के पे एक एसोसिएशन है, तो ये तो कभी एक होना नहीं है कि 22 कैरेट का एक प्राइस होगा। अगर आप लोग बोले तो इब्जा एक प्राइस जो फ्लैश करती है, अगर आपने देखा होगा, हम लोग 916 का भी प्राइस फ्लैश करते हैं, 750 का भी प्राइस हम लोग फ्लैश करते हैं। अगर आप लोग बोले एक स्टैंडर्ड बना दीजिए मैकेनिज्म कि इस तरह से आप प्राइस फ्लैश कीजिए, तो मुझे लगता है कि हम तीनों एसोसिएशन और जितने छोटे बड़े एसोसिएशन हैं उनको कन्विंस कर सकते हैं कि आप एक प्राइस बाइंग का और एक प्राइस सेलिंग का रखिए, ताकि लोगों के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अभी हॉलमार्किंग सिस्टम है, हर चीज अभी धीरे धीरे एडवांस होने के बाद में अगर आप इसको प्राइस को फिर आप उसमें नहीं खींच सकते हो, आपको अल्टीमेटली चेंज होना ही पड़ेगा और आपको एक प्राइस पे लाके रुकना ही पड़ेगा। तो अगर सब एसोसिएशन मिल जाते हैं और एक बाइंग और सेलिंग के एक प्राइस फ्लैश कर देते हैं तो अपना बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और बढ़ेगा। लोग क्या है ना कि हर एक दुकान के ऊपर आप देखोगे तो अलग अलग बोर्ड लगा के रखते हैं, 22 कैरेट का किसी का अलग भाव है, उसके बगल की दुकान का अलग है, फिर उसके तीसरी दुकान का अलग है, ऐसे सब प्राइस होते हैं। मैं आपकी बात से बहुत एग्री करता हूँ मित्रा जी। अगर हमारा बाइंग और सेलिंग में एक तो गैप कम होना चाहिए, और अगर भाव एग्जैक्टली यूनिफॉर्म है, कस्टमर को कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप देख सकते हैं कि दुबई इंडिया का बिजनेस क्यों लेकर, बिकॉज एक टू एक फॉलो करते हैं, इनका बाईबैक पॉलिसी बहुत ट्रांसपेरेंट है। और इस समय एक क्राइसिस की सिचुएशन है, तो सबको एक अपना पहले सर्वाइवल देखना होगा शायद, इसलिए थोड़ा सब लोग इसमें कमिट करने से भी बच रहे हैं। ऑल राइट, तो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये खाली साउथ के लिए है, मेनली डिपेंडेंट। आनंद सर, आप देख रहे हैं कि अगर बाईबैक का प्रेशर ज्यादा आता है तो कैन वी अप्रोच द गवर्नमेंट दैट द बैंक्स should be allowed to take the gold jewelry on pledge on a lower rate of interest? बॉस म्यूट करो ना। See, okay, what I understand is you want us to approach the bank so that the bank can buy from us whatever we buy on day-to-day basis. That is one. The other thing is, even for this gold pledging, which they do with a private NBFC on a higher rate of interest, banks start taking that jewelry on pledge on a lower rate of interest. So pressure for selling back or buyback will reduce. What's your views on this? No, that will be very useful. One, the bank should start buying the gold. And the other thing is, as you said, the NBFCs should come forward to take the gold on pledging and give it at a very low rate. For all this, RBI has to take a decision, but the way RBI is going, nothing is going to happen. So as Prithviraj ji said, we all will approach IBJA to take that gold, because he says they can take up to 10,000 crores. So now we are very relieved. When IBJA is there, we just sit back and start buying whatever is possible. It's good that he has come forward with the proposal, and we'll work on it. And it will be helpful to the trade. If we find ways out of it, definitely it will help the industry in a long way. IBJA है, मुमकिन है. IBJA है तो मुमकिन है, right? Something like that. All right. I think next question can we go to? Yeah. Well, this is only for the South purpose we are asked. Then 6. I think this we have already covered. Already covered. Yeah. Next question, please. हाँ, इसमें जी कोठारी जी, आप बता रहे थे कि गोल्ड बार्स को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे थे, लेकिन जो उसमें जो ड्यूटी का जो लॉस होता है आपका, उसको कैसे गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करेगी? व्हाट इज योर व्यूज ऑन दैट? देखिए, मैंने आपको बताया कि हम लोग उसको पासबुक सिस्टम करेंगे कि हम इसमें दो चीज रहती है, एक तो गोल्ड आप क्या रेट पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी, और उसका कितना डॉलर इनवर्ड हुआ। तो पासबुक में अगर आप देखोगे तो दोनों चीज मेंशन होती है कि पहले हिंदुस्तान में पासबुक जैसी सिस्टम होती थी कि आपने इतना एक्सपोर्ट किया है तो उसके अगेंस्ट में आपने इतना डॉलर आया है तो आपको इतना 40% आप उसमें कस्टम ड्यूटी गोल्ड में पेड कर सकते हो। एसआईएल के अंदर इनिशियली वैसा सिस्टम था एट द टाइम ऑफ 92, आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर 92। तो एक पासबुक जैसे सिस्टम होती है कि मैंने समझो 100 किलो गोल्ड एक्सपोर्ट किया, इट्स ऑल थ्रू बैंक चैनल, इट्स ऑल थ्रू बैंक, सो देयर इज नो एनी पीएमएल एक्टिविटी या उसमें प्राइस कुछ भी नहीं होगा, बैंक से जाएगा
और बैंक वापस आएगा। जो पासबुक सिस्टम रहेगी ताकि हम कभी भी उसको उतने गोल्ड को या उतने डॉलर इक्विवेलेंट को हम उसको गोल्ड को वापस रिपोर्ट कर सकते हैं, उसमें जिससे मैं आपको गवर्नमेंट जब को करूंगा तो आज की डेट में आपको जो 30% इधर एक्सपो मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपका 13% आपका गवर्नमेंट के पास क्या मेरा ब्लॉक withheld हो रहेगा। जाएगा। हाँ एग्जैक्टली तो जितने जो मेरी जो पासबुक में जितनी ड्यूटी बनती है ना, आइदर आई कैन सेल और आइदर आई कैन, जैसे आप लाइसेंस देखते हो तो जैसे लाइसेंस कैसे ट्रांसफरेबल होते हैं, तो गवर्नमेंट का सिस्टम क्या रहेगा। व्यू है उसके बारे में? उन्होंने एग्री किया ये पासबुक देखिए सिस्टम को? नहीं, गवर्नमेंट अभी देखो इतना इजी नहीं है कि गवर्नमेंट खुद इतने बड़े सदमे में जो क्राइसिस के अंदर बैठी हुई है। कोठारी जी, अपने को कल ही गवर्नमेंट ने बोला है, मुझे अपने को लेटर आया है, वहां से ईमेल आया था DGFT से, और ये एक्सपोर्ट के ऊपर उन्होंने बोला कि इसको आप स्पेशल केस बनाओ, कोविड-19 करके उनके वेबसाइट पे इसको स्पेशल केस बना के उन्होंने वापस डालने के लिए बोला है। मैंने कल डाल दिया है, साथ में वो ज्वेलरी एक्सपोर्ट का भी डाल दिया है, ज्वेलरी एक्सपोर्ट ड्यूटी ड्रॉबैक का, दोनों चीज उन्होंने ही सामने से अपने को बोला कि इसको कोविड-19 में इमीडिएट रिलीफ मेजर में डालो। तो ये कल रात की डेवलपमेंट है। ओके, वेरी गुड। तो इसमें क्या होगा कि उससे क्या होगा कि जो एक पैनिक सेलिंग रहेगी ना, वो एक तरह से रुक जाएगी। और सेकंड भी अगर अपना एक्सचेंज भी है तो एक्सचेंज में भी हम उसको डिलीवरी दे सकते हैं। फिर धीरे धीरे हम जो अपना इंडियन बार का भी हुआ था, इंडियन स्टैंडर्ड का एक फाइनलाइज हो गया था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी जून से स्टार्ट होने वाला था। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी हम स्टार्ट कर लेते हैं कि जून से रिफाइनरी का माल डिलीवर होगा। तो इस तरह से 2-3 चीज अगर कर सकते हैं, अगर एक बार अलाउ कर देते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और सेकंड है कि एनबीएफसीज को भी, आपने जैसे क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन था कि एनबीएफसी अब ये प्राइस के ऊपर अगर 85% गोल्ड लोन देती है तो एनबीएफसीज को भी रिस्क काफी ज्यादा हो जाएगी, तो वो भी कट करके 60% पे आ जाएंगे। तो उसमें भी उतना गोल्ड कोई डालेंगे नहीं, क्योंकि एक हायर प्राइस पे रिस्क उनको ज्यादा रहेगी। तो मेरे हिसाब से हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं कि कोविड-19 के हिसाब से, जैसे कल मेल आया सुरेंद्र जी ने बताया कि उसके हिसाब से हम लोग उसको टेम्पररी एक ले लेते हैं कि इन केस, तो उससे क्या रहेगा कि इंटरनेशनल प्राइस भी एक रीजनेबल लेवल पे आ जाएगा। अगर इंडिया एक अनाउंस भी कर देती है, अगर आज अनाउंस आप करते हो इंडिया कैन एक्सपोर्ट गुड्स, तो आप देखिए $30-40 गोल्ड इंटरनेशनल प्राइस पे इफेक्ट आ जाएगा। मतलब इंडिया मार्केट पूरी मार्केट को हैंडल करती है। तो मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट, मुझे हिसाब से उसमें दिक्कत नहीं आएगी टेम्पररी करने के लिए, बार करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो वैल्यू एडिशन तो ऑलरेडी हुआ ही है, क्योंकि ऑलरेडी 7 ईयर हाई प्राइसेस है। तो वैल्यू एडिशन का गवर्नमेंट को कहाँ इश्यू भी नहीं आ रहा है कि वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, क्योंकि प्राइस भी ऑल टाइम हाई है, 7 ईयर हाई है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इसमें दिक्कत नहीं आएगी। Right. Next question regarding the government, help. Anand Padmanabhan ji, you're there. Yeah. Sir, now, yes. You had initially 15 days back had a good discussion with the Commerce Ministry. They had called you. They had asked you what kind of help you need. Now, regarding this gold metal loan, GMS loan, there was some relief given. But I would like to understand you, has the formally GMS loans being extended? What I understand is that from the banks, any given day, India may at least 100 ton ka gold metal loan outstanding rehta hai. It's a very big, huge quantity. And what is the help on that from government? See, Sumesh ji, last 15 days, I've been getting calls from all the retailers that they are facing the difficulty in the gold loans. So we have been approaching the government, right from Finance Ministry to Commerce Ministry to the Revenue Secretary to the PMO, everywhere we have been writing. But till now, I don't think we have got any relief as far as gold loan is concerned. What they are asking is, you cut the rates, you will convert it to CC. That is not what we wanted. At the highest rate, if we cut the rates and convert it to CC, not only you lose money in the high rates, then your interest rate also will jump to 12% from 2.75%. So we have been doing a lot of representations, but I don't know why government is silent on it.
during the lockdown period, tomorrow, day after, see, Monday, Tuesday, if they have the maturity dates, what will they do? They have no other choice than to cut the rates and convert it to CC limit. We have been trying our level best. We also spoke to Rupa ji. She asked us to send us a separate representation. We have done it, and last evening we have sent the representation to her, and again we have sent it to all the ministries. Let us see. We are keeping our fingers crossed. Very unfortunate, government is not doing anything to our industry. Gem and jewelry has been ignored. They talk very big, but when it comes to gem and jewelry, nobody is taking care of us. That's very, very unfortunate. In common, whatever other industries are getting benefit in income tax, the interest, bank interest and all that, only that we are getting. But when it comes to sanctioning of loans, gold loan, specific to the industry, they are not looking into it. That is what they need to look into. We have been approaching them. Let us see. We expect at least some relief before the month end. Right. Mehta ji, you are in quite constant touch with the government officials at various levels. Are you मैं बताता हूँ। देखिए, ये चीज पहली बार नहीं हुई है। आपने देखा होगा, इसके पहले भी 12.5% कस्टम्स ड्यूटी है और 3% GST है। ऑलमोस्ट 15.5% डिफरेंस बिटवीन द लोकल एंड मार्केट। और आपने आगे डिस्पैरिटी मार्केट में इसके पहले भी थी, बीच में डिस्पैरिटी थी। $100, $150, $90 डिस्काउंट के अंदर गोल्ड मिलता था। तो हम लोग, हमारे ज्वेलर्स को, जो इब्जा के जो ज्वेलरी बाजार में जितने ज्वेलर्स हैं, हम लोग उनको काफी टाइम से बोला है कि फॉरगेट द गोल्ड लोन। अभी इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट ने इतना कम कर दिया है, आप उसको कन्वर्ट कर दो सीसी में। डोंट टेक गोल्ड लोन फ्रॉम एनी बैंक्स। वो आपको महंगा होगा। क्यों महंगा होगा? क्योंकि आपका माल यहाँ पे डिस्पैरिटी में बिकेगा। और अगर आपके पास सीसी लिमिट होगी तो आप डिस्पैरिटी में मार्केट से माल खरीद सकते हो। आप समझे मेरा बोलने का मतलब? अगर यार $80 नीचे में मिल रहा है, $60 नीचे मिल रहा है, तो आप उसको खरीद सकते हो। सीसी लिमिट है आपकी। तो अगर आप गोल्ड, और ये चीज आगे भी होनी है। अगर कोविड-19 अगर खुल भी जाता है, पोस्ट लॉकडाउन प्राइस भी आ जाता है, बट आप देखेंगे फ्यूचर में भी डिस्पैरिटी रहेगी। आप देखो, जैसे डोरे बार है तो महीने में 4 महीना चलता है। बैंक से पैरिटी गोल्ड में कब आती है? जब सडनली प्राइस फॉल हो जाता है, तब पैरिटी आती है। तो ये चीज अभी अनसर्टेनिटी, ये चीज अभी होनी है। अगर आप गोल्ड लोन पे बैठे रहोगे तो ये चीज आपकी आएगी, और आपका वही जो 2-3% अगर आप गिन रहे हो तो वही आपको 15-16% में पड़ेगा। तो आप बोलते हैं जो पेपर में दिखता है कि मेटल लोन सस्ता है, नहीं है, वो ये लोग समझ नहीं रहे हैं। ये लोग समझ नहीं रहे बिकॉज ऑफ द डिफरेंस। 15.5% का जो फर्क है ना, और प्लस आपका M2M के अंदर वो पैसा भरने की आती है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो M2M आती है उसके जगह पे बैंकों को चाहिए कि हॉलमार्क ज्वेलरी उसके वॉलेट में दुबई में M2M का इश्यू आता है तो हॉलमार्क ज्वेलरी उनके वॉलेट में रख लेते हैं। इंडिया में क्यों नहीं रखते? सब होता है जो जिसमें अटक। तो मेरे हिसाब से गोल्ड लोन को आप सीसी में कन्वर्ट करके बेस्ट ऑप्शन है। आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा, क्योंकि मार्केट, लोकल मार्केट अपनी पूरी साल डिस्पैरिटी में, तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो बहुत लिमिट लेके बैठे हुए, बाकी कम कर दिया। राइट, थैंक यू। बस ह्यूज क्वांटिटी, 100 टन मार्केट में, 130 टन की मार्केट है, 130 टन की मार्केट है, और उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। उन लोग पैसा तोड़ ही रहे। इसके पहले भी डिस्पैरिटी, ये चीज 4-5 साल से हो रही है। सुमेश जी, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताता हूँ। ये जितनी भी गोल्ड लोन अभी मैच्योर हो रही है ना, वो सारी गोल्ड लोन 42,000 में ली गई है। अब आप 6,000 रुपया तो मार्क टू मार्केट चुका रहे हो, तो 15% तो आप वही पैसा चुका रहे हो। फिर आप 3.5% गोल्ड लोन का चुका रहे हो, तो आप 18%। कोठारी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप 18% से 20% एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, जबकि आप यही माल मार्केट से लोगे तो आपको आज की तारीख में भी मार्केट में बैंक की कॉस्टिंग से कम में माल मिल रहा है। तो आपको मार्केट से ही माल लेना चाहिए। ये, और आगे जाके अगर आपको इतनी सारी रिसर्च रिपोर्ट बोलती है कि गोल्ड का भाव 82,000 हो जाएगा, तो गोल्ड लोन लेना तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। गोल्ड मेटल लोन लेना ही नहीं चाहिए। राइट। और फिर उसके ऊपर लोग हेज करते हैं, फिर हेज का मार्जिन बढ़ते हैं।
तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो। बिल्कुल क्या बिल्कुल। इंडिया में क्या है ना, इंडियन लोगों की मेंटेलिटी होती है शॉर्ट ही रहते हैं, कभी लॉन्ग में नहीं रहते। वो इंडियन लोग क्या प्राइस देखते हैं, ट्रेंड नहीं देखते हैं कि अभी 32,000 का 36,000 हो गया, पर ट्रेंड देखो ना आप, 36 का 40 हो गया, 40 का 44 हो गया, 46 हो गया, तो ट्रेंड पे चलो आप, नहीं कि भाव पे देखो। यहाँ पे लोग भाव पे आके अटक जाते हैं। जी, हमारे पास समय कम है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन गोल्ड मेटल लोन पे जीतू भाई आपका कुछ शॉर्ट व्यू है? आप नहीं, आपका वेरी, जीतू भाई एकदम सेफ खेलते हैं, जितना बैंक में पैसा उतना मेटल लेते हैं, बस बस एकदम। आज तक मैंने 1 रुपया का नुकसान नहीं किया है इसकी वजह से। मैं मालूम है, आई कैन अंडरस्टैंड वेरी एकदम। आई थिंक मैं वो सेफ चलता हूँ। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम just 2 last questions to everyone in the panel. One is, what is the future of our jewelry industry? And second is opinion poll कि कब तक हमारा business इंडिया में वापस चलने लगेगा? Even not fully, when can we open our shops? One opinion poll we are taking. We will start with you, Jitu bhai. मुझे ज्वेलरी इंडस्ट्रीज का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। अच्छा, हाँ, मैं जरा मैं पूरा आश्वस्त हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ एकदम। क्योंकि ये जो अभी जो थोड़ा लॉकडाउन के समय में इतनी ये हादसा हो गया है, इसको हादसा ही बोल सकते हैं, तो उसकी असर थोड़ा समय दिखेगी। लेकिन ओवरऑल जो पृथ्वीराज जी ने बताया उसी हिसाब से कि सोने का मोह जाने वाला नहीं है समाज में से। देखो, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो पिछले 30 साल से देखें तो एकदम साइजेबल प्रॉफिट मिला है सबको, इसलिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट वालों को भी लगता है वो सक्सेस हुए हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ज्वेलरी की बात नहीं होती है, वो बुलियन में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा होता है। लेकिन बुलियन में इन्वेस्ट करने वाले लोग कम है और बड़े प्लेयर हैं, लेकिन और जो समाज के बहुसंख्यक लोग जैसे बोलते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट के हिसाब से करते हैं, लेकिन ज्वेलरी में करते हैं। वो हमारा ट्रेंड है भाई, सिर्फ जो वो यूज करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे खराब समय में मुझे काम आएगा। अभी ये खराब समय आ गया है, उसको काम भी आ रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसका ये विश्वास बना के रखना वो हमारी इंडस्ट्रीज के हाथ में है। लोगों का विश्वास गोल्ड में से उठ न जाए हमारा व्यवहार के हिसाब से, वो हमारी ड्यूटी है। एक बार जो गोल्ड पर से लोगों का विश्वास उठ गया तो हमारी इंडस्ट्रीज का कोई भविष्य नहीं है। लोगों का विश्वास बना है कि गोल्ड हमारे लिए सेफ इन्वेस्टमेंट है, जैसा भी हो 5-2% की नुकसानी वो सहन कर लेंगे, लेकिन हमारा व्यवहार के ऊपर बहुत असर करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि गोल्ड का फ्यूचर ब्राइट है। मैं पूरा पॉजिटिव हूँ इसके हिसाब से। हमारी प्रोडक्ट ही पूरी टाइमलेस है और पूरी नॉन पेरिशेबल है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन था, कब तक हमारी दुकानें, फैक्ट्री खुल सकती है? आपका क्या ओपिनियन है? मुझे लगता है कि 2 महीना कम से कम रहेगा। 2 महीना मतलब अभी हम अप्रैल खत्म हो गया, मई जून तक ये चलेगा। ठीक है, अभी जवेरी भाई हैं, जवेरी काका, you can ask meanwhile to our Anand Padmanabhan ji. Sir, opinion poll, when you think the industry will be back in action? Jitu bhai has given us Bonvita and Boost. That is how we feel now. We were very down all this time, so we have got a lot of energy from Jitu bhai. But what I would like to say is, next 2 months, I'll share the same thing. Markets will open only around June first week. Even though May will be very slow, there will be a lot of restriction, but business will do very well from Diwali. Till then, it will be very difficult for all of us. We will face a lot of difficulties, but as he said, gold is not gold is the favorite. So always there will be business from Diwali onwards. It will be very, very good. I am very positive on it. But till then, all of us have to be very cautious. Right. So you're saying it will open by June, but
by Diwali we'll be more normal. Yes. Zaveri Kaka, आपका क्या व्यू है? बस सेम है, मई तक ऐसे ही चलेगा, जून जुलाई में हम सेट हो जाएंगे Okay. और धीरे धीरे चालू करेंगे, और दिवाली में छोटी आइटम की अच्छी गिराकी रहेगी, और दिवाली के बाद तो सारे लोग बोलते हैं 2020 का 4 का फिगर अब सुपर न्यार है, हाँ. चलेगी, चलेगी, स्टेट चलेगा, पूरा इंडिया में तेजी जाएगी, तो हमारी लाइन में तो चमक ऑटोमेटिक आ जाने वाला है। I think सबका व्यू आपस में मेल खा रहा है कि जून में हम ओपन करेंगे और दिवाली तक हमें थोड़ा अच्छा ग्राहकी मिलेगा. राइट काका. अभी हाउ अबाउट कोठारी जी, आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मेरा व्यू है कि ये अभी जो जून, ऐसा भी देखो इसके बाद में बारिश सीजन चालू हो जाएगी, समझो जून जुलाई अपना तो 2 महीने ऑलवेज भी स्लैक रहता है, और उसके बाद में फिर फेस्टिवल सीजन चालू है. पर एक हिसाब से अगर आप देखोगे, जो चाइना का जो ये होने की वजह से कोविड-19 होने से, तो इंडिया मुझे लगता है बहुत ब्राइट उसका फ्यूचर है. अब लोगों को इन्वेस्टमेंट, जो वहां से लोग सब निकालेंगे इन्वेस्टमेंट, आपने देखा होगा जापान ने वहां से इन्वेस्टमेंट उनका पूरा लिफ्ट कर दिया है, तो धीरे धीरे जो दूसरी कंट्री जो वहां से जो लिफ्ट करके, मुझे लगता है कि इनका सब फोकस पूरा इंडिया में रहेगा. इंडिया में टैक्सेशन उन्होंने गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, सेकंड स्टेबल गवर्नमेंट है, फिर लेबर इश्यूज नहीं है, अभी बहुत सी चीजें कंट्रोल में आ गई है. तो मुझे लगता है कि 2021-22 उसके बाद में इंडिया का एकदम साइनिंग है, बूमिंग होना है. जो भी इंडस्ट्री है इंडिया की, हर इंडस्ट्री बहुत अच्छी जाएगी. अगर आप इक्विटी मार्केट देख रहे हो तो 20% 30% लेस में मिल रही है, फिर भी गोल्ड हाई में लोग बाय कर रहे हैं. तो इक्विटी साइड भी अच्छा बाइंग करने, ब्लू चिप कंपनियां है, एफएमसीजी कंपनी, सब कंपनियों के प्राइस एकदम लो में है, वो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी है. तो बहुत से पैसे हिंदुस्तान में काफी आएंगे, काफी अच्छी मार्केट होगी, और ज्वेलरी मार्केट ऑब्वियसली स्मूथ रहेगी. पूरी चाइनीज भी इंडिया की मार्केट को पूरा फॉलो कर रहे हैं कि हमको इंडिया में इंटर करना है, किस तरह से हो. तो ऐसी बहुत सी कंट्री है अब जो इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाएंगे. अब जो सिस्टम होगी, अब जो अपन दूसरे पे डिपेंड करते थे रॉ मटेरियल के लिए, हर कंट्री चाइना पे डिपेंड करती थी, अब वो खुद कंट्री में अभी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी. तो मेरे हिसाब से ये 4-6 महीने अपने को थोड़ा संभालना है, और दिवाली के बाद से एकदम स्मूथ हो जाएगा, और उसके बाद में इंडिया एकदम शाइनिंग होने लग जाएगी. वो नेगेटिव थॉट आप लोग सब लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए. इंडिया के अंदर भगवान, अपन बिलीव भगवान में करते हैं, और भगवान हमारे साथ में कभी भी रहते हैं, और इंसान भगवान की सबसे खूबसूरत चीज बनाई हुई है. तो मुझे नहीं लगता है उसी को कुछ हार्म करेंगे, और इतना स्टाइल और इतना अच्छा बिजनेस चलेगा कि मुझे नहीं लगता है कि लोग बहुत जल्दी इसको भूल भी जाएंगे. Right. So on this very optimistic and positive note, कोठारी जी, आपने बोला कि अभी अंधेरी रात के बाद एक सुबह आएगी, और वो सुहानी सुबह है जैसे आप बता रहे हैं. मेहता जी, आपका क्या व्यू है, कब तक इंडस्ट्री खुल जाएगी? एक ओपिनियन ले रहे हैं, ओपिनियन पोल कर रहे हैं. देखिए, हमें बॉम्बे में तो लगता है कि रमजान के बाद ही खुलेगा, रमजान के पहले खुलेगा नहीं. और अगर खुल भी जाता है तो जवेरी बाजार, क्योंकि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहेगा, तो जवेरी बाजार में थोड़ा सा प्रॉब्लम ही है. हो सकता है कि कुछ महाराष्ट्र के कुछ एरिया में जहाँ पे कहीं पर भी कोरोना का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे खुले, लेकिन मुझे अदरवाइज लगता नहीं है. लेकिन आज के इस डिस्कशन से सुमेश जी, जो 3-4 बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो समझ में आई, जो कोठारी जी, जवेरी काका, आनंद पद्मनाभन साहब और जीतू भाई सबने बताया. एक तो कोठारी जी ने 10,000 करोड़ वाली बात कर दी, तो वो तो सुमेश जी आपके लिए हेडलाइन और इंडस्ट्री को बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा. और मुझे ऐसा लगता है कि एक गोल्ड मेडल लोन के ऊपर थोड़ा सा हमें बहुत ज्यादा इसको लोगों को समझाना चाहिए कि गोल्ड मेडल लोन किस तरह से महंगा पड़ता है. तो हम लोग आगे कोई इसके ऊपर जब चर्चा करेंगे तो उसका पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, और इसमें कोठारी जी के इनपुट वगैरह लेंगे, और जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं उनके भी इनपुट लेंगे. ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई प्रोजेक्शन कर रहा है कि 82,000 गोल्ड हो जाएगा, तो आप गोल्ड मेडल लोन कैसे ले सकते हो? तो आपका मरना निश्चित ही है फिर तो. और जिस तरह से सारे एसोसिएशन मिलके एक कोविड के लिए सभी लोग जो सरकार को बता रहे हैं कि हम कैसे अपनी अपनी मार्केट खोलना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है. इट्स अ फैंटास्टिक थिंग. Excellent. Do we have time for taking any questions? We are already actually 90 minutes up in this seminar.
1.5 सुमेश जी, जी सुमेश जी, हाँ नीलेश जी बोलिए। एक क्वेश्चन जो था ये पैनलिस्ट से कि आफ्टर लॉकडाउन ज्वेलर्स का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, ये जरा ली। सोशल तो अभी है एक्चुअली, ज्वेलर्स का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अपने एम्प्लॉइज का, अपने कारीगर्स का और अपने समाज का देखना। तो उस पॉइंट में आई थिंक लॉट ऑफ वर्क इज हैपनिंग। Anand sir, tell us something about your GGF relief fund on this, your social initiative. You can unmute. इसमें हम लोग ने जवेरी बाजार वालों लोगों ने किया हुआ है कि जी। जितने भी बंगाली कारीगर जो अटके हुए हैं बॉम्बे के हाँ, अंदर, हाँ, इधर वो दहीसर में हो कि कलवा में हो कि अपना नाला सोपारा में हो या जवेरी बाजार में, तो हम लोग उनके लिए पूरा एक सिस्टमैटिक फूड के लिए राशन हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। 30 मार्च से लेके अभी तक चालू है। उसमें हर एक कारीगर को हम लोग आधार कार्ड लेके आते हैं, उनको 6 दिन का राशन कार्ड देते हैं और एक फैमिली एक लोग में 6 लोग का करके देते हैं और उसको फिर 6 दिन के बाद में उसका फिर नंबर आता है। इस तरह करके हम लोग पूरे मार्केट को, किसी को भी कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं है और एकदम स्मूथली वो लोग कर रहे हैं। और अगर कोई इन केस दिक्कत 1-2 अलग-अलग रहते हैं तो उसके लिए हम लोग अलग से इवन एक आदमी के लिए भी हम लोग राशन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग ने बॉम्बे में पूरा एकदम सिस्टमैटिक कर दिया है, बंगाली एसोसिएशन के थ्रू ही हम लोग उसको जनरेट कर रहे हैं और इसके लिए पूरे जवेरी बाजार ने मिलके तकरीबन अभी तक 2 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा हो गया है और उसके लिए हम लोग उसके लिए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम लोग ने कारीगर, पहले हम लोग उसको कारीगर का उसका ऑनर से सैलरी उसको दिला रहे हैं, उसकी सब देखभाल कर रहे हैं और अगर नहीं होता है तो फिर एसोसिएशन इसके पीछे खड़ी है और हम लोग उनको पूरा राशन वाशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वेरी गुड। सुमेश जी एक चीज ऐड करूं, कल तक हम लोगों ने 1,70,000 मील्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। 1,70,000 मील्स खाना हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमारा टोटल टारगेट 2,70,000 का है और जी। यदि लॉकडाउन बढ़ता है तो ये टारगेट भी बढ़ाया जाएगा। वाह, ऑलराइट। साउथ से आनंद पद्मनाभन जी। Yes, Sumesh ji, you are doing something for relief fund, right? Sumesh ji, we at GJC have asked GJC relief fund 15 days back, and we have appealed to all our members. Everybody have come forward, and till now we have collected around 1 crore of rupees, and we have identified around 25,000 karigars across the country, and we have started disposing of 1,500 rupees to each karigar. We are identifying the karigar, we are doing our own survey, and we are talking. They are not working under any works. They are retailer, wholesaler, manufacturer. They are all individuals who have been working on job works. So we are seeing that it reaches to the poorest of the poor in these batches. So we are on that job, and every day we are round the clock. GJC, its committee, everybody are working round the clock to raise it to 2 to 3 crores and reach out to at least this 25,000 karigars. So your target is to reach out to 25,000 karigars. That's what we are looking at. How much you have right now sent the money to how many karigars right now? Hello, yeah. Anand sir, can you hear me? Not clear. Yeah, my question was. Yeah, now I can hear you. Till now, how many karigars you have sent this money? Okay, the voice seems to be not clear. Can we move on to Jitu Bhai? हाँ जी। जितू भाई, आपका वहाँ पे गुजरात में सुना है काफी सोशल एक्टिविटी है ज्वेलर्स की तरफ से, कुछ बताएंगे आप क्या कर रहे हैं जूनागढ़ में, गुजरात में आप? जूनागढ़ में वैसे सभी अलग अलग सेंटर में होता है। पूरा गुजरात का ऐसा कोई पूरा कोऑर्डिनेशन करके कोई एक एसोसिएशन सब अपने लेवल पे बहुत अच्छा चलता है। देखो, यहाँ का कोई कारीगर अभी बाहर नहीं है, यहाँ ही है। देश में जाने का समय भी नहीं मिला है और गए भी नहीं है। हमारे वो सबको हम अच्छी तरह से सब फैसिलिटी देते हैं। सभी यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, जिसका 100 कारीगर है, 200 कारीगर है, सब ने अपना हिसाब से संभाल के रखा है। यहाँ के जो बाजार के लोग हैं उसको भी पूरी सुविधा मिलती है, लेकिन उसका कोई तकलीफ नहीं है कोई। अभी सोशल सर्विस वाले जो भी उनको डेली नीड है खाने पीने की आप प्रोवाइड करते हैं। हाँ, वो प्रोवाइड हो जाता है। कारीगर कहोगे जूनागढ़ में इस समय बाहर के कारीगर?
बाहर के कारीगर मुझे लगता है कि 1000 के ऊपर होगा कुल मिला के। जवेरी काका को भी इससे कुछ हमारे इस पॉइंट पे व्यू देना चाहेंगे? जवेरी भाई हैं क्या? हाँ जी मैं हाजिर हूँ जी जवेरी काका, ये क्वेश्चन है गुजरात में। हाँ जी बताइए। हाँ, यहाँ के सबसे पहले जो प्रशासन और पुलिस वाले जितने भी है गुजरात के, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, इस सब को स्वामीनारायण मंदिर से पूरा खाना सुबह का और शाम को जाता है, हर एक का। जो लोग और एक अहमदाबाद की सोशल संस्था, ज्ञाति संस्था, अच्छे अच्छे नामी संघ और अच्छे संतों के हाथ नीचे, हमारे पुष्टि मार्गी महाराष्ट्री के हाथ से नीचे किचन चलता है। तो हमारे जो भरत भाई और गिरीश भाई दानी के नाम से बहुत बड़ी एक्टिविटी अंदाज पार्टी प्लॉट के किचन में होती है। सुबह 15,000 पैकेट बनते हैं लंच का और शाम को 15,000 बनते हैं। वो पुलिस डिपार्टमेंट और एएमसी प्रशासन को दे देते हैं। वो अच्छे जो जरूरतमंद वाले एरिया में या अपने स्टाफ में या जहाँ, तो यहाँ का बहुत अच्छा चलता है। रही अपनी इंडस्ट्री की बात, तो एक तो हमारा समाज है गुजराती सिमाड़ी सोनी समाज, जो हमारा मंडल और सोनी समाज उनकी व्यवस्था कर लेते हैं, किट दे देते हैं, कैश दे देते हैं। और बाकी जो कारीगर वगैरह का एसोसिएशन, बहुत ज्यादा कारीगर की मात्रा नहीं है। 75% कारीगर लोग मार्च वेरी तो 1 महीने की रेट अपने अपने नेटिव में चले गए थे। तो अभी हमारे पास 25-30 कारीगर है। तो मैं 5-7 कारीगर जो बड़ा मुखिया है उनको इंक्वायरी करता हूँ, बोले थे कि मैं सबको संभाल कर विवेक, मैं आपको फोन कर ऑल सेफ, कोई कारीगर कोई तकलीफ में नहीं है अहमदाबाद का। एक्सीलेंट, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन है नैनेश जी आपकी तरफ से, आपके ऑडियंस का, पार्टिसिपेंट्स का? जिगर जी, जिगर भाई, जिगर भाई नहीं, he is not there. Is Shruti there? हाँ, Jigar bhai जिगर भाई is not there. Shruti, जिगर भाई, can you read any other questions from the chat or you think? Yes, everybody is thinking about what they are asking for Puchhraj bhai. What he think about the gold rate? वही मैं सोच रहा था कि लोगों ने पूछा क्यों नहीं। देखिए, you are the best person to answer this. ओवरऑल आप देखिए, ओवरऑल अभी आज की डेट में क्या सीनेरियो हो रहा है। रिफाइनरीज बहुत कम चालू है, माइंस बंद है, एयरलाइन सब जगह पे बंद है, एयरलाइंस कहीं पे भी पिकअप ड्रॉप का कुछ है ही नहीं है, हर जगह पे सिस्टम बंद कर दिया है। तो बड़े बड़े बैंकों ने क्या कर दिया है, इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर की उनकी जो क्रेडिट लिमिट जो एक एक कंट्री के ऊपर थी उन्होंने घटा के कम कर दी है। उन्होंने हाथ सब खींच लिए है। हाथ खींचने की वजह से क्या कर रहे हैं, उससे क्या हो गया कि स्पॉट गोल्ड और फ्यूचर गोल्ड के अंदर में एक डिफरेंस आ गया। अगर आपने देखा होगा तो बीच में $70 का डिफरेंस आ गया था। और पहले EFP 99.99% स्पॉट से फ्यूचर लिंक रहता है, और अब ये हालत ऐसी हो गई है कि EFP से कोई लेना देना नहीं है। आज स्पॉट अलग चलेगा और कॉमेक्स मार्केट अलग चलेगी, जो फ्यूचर मार्केट है। तो लिक्विडिटी क्राइसिस होने की वजह से एक तरह से स्पॉट और फ्यूचर में फर्क आ गया। बीच में आपने देखा होगा क्रूड का भी जो सिनेरियो हुआ था, ऐसे कैसे अभी गोल्ड में भी होना चालू हो जाएगा। आप सिल्वर में देखो 30-35 सेंट का डिफरेंस है। आप प्लेटिनम में देखो $25 फ्यूचर ऊपर चल रहा है स्पॉट से, क्योंकि कैश लिक्विडिटी में डॉलर हाई नहीं है और स्पॉट चाइना बंद है, इंडिया बंद है, कहीं से कोई मूवमेंट नहीं है। तो स्पॉट में उनकी भरावा हो रहा है, स्पॉट कहीं पे जा नहीं रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट सिर्फ ETF की बाइंग होने की वजह से प्राइस को ऊपर करके रखा हुआ है कि प्राइस एक ETF में बाइंग हो रही है। और ओवरऑल आप देखोगे तो कहीं पे भी लिक्विडिटी नहीं है। इवन आप कॉमेक्स में देखो कि स्पॉट में देखो तो कहीं पे कोई लिक्विडिटी नहीं है ना। चाइना बायर, चाइना भी डिस्काउंट में है, इंडिया भी डिस्काउंट में खुलेगा, यूएई भी डिस्काउंट में है। तो हर जगह पे मार्केट में डिस्काउंट चल रहा है। और चाइना में बिकॉज ऑफ आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो गोल्ड को, तो हांगकांग रूट से करके कॉमेक्स में डिलीवरी को भेज रहे। तो ओवरऑल सिर्फ अगर ETF की आप बाइंग करोगे तो ETF की बाइंग की वजह से उसको प्राइस को एक ऊपर होल्ड करके रखा है। बट ओवरऑल अगर जब मार्केट खुलता है तो पैनिक सेलिंग आएगी, जो स्पॉट और फ्यूचर का जो डिफरेंस है वो भी घट जाएगा।
तो मेरे हिसाब से गोल्ड 1800-1820 के आसपास अगर लॉन्ग में कोई लोग है तो ये रेट पे मेरे हिसाब से प्रॉफिट भी बुक करनी चाहिए। जो M6 में जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से बुक करनी चाहिए। तो एक बार जब मार्केट ओपन होगा तो डिस्पैरिटी में भी खुलेगा और बहुत से लोग सेलिंग भी करने आएंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि जो टेम्पररी जो प्राइस मूवमेंट है 1820 ऊपर में जा सकता है और नीचे में मैं $1500 भी देख सकता हूँ, क्योंकि वॉलेटाइल काफी ज्यादा रहेंगे। और धीरे धीरे, और सेकेंड वजह है गोल्ड ऊपर जाने की, जो आपने देखा इंटरेस्ट रेट सब कट हो गया है, ऑलमोस्ट यूएस का 0 हो गया है, बहुत सी जगह पे नेगेटिव आ गया है, फिर वो रिलीफ दे रहे हैं। 19% जीडीपी का रिलीफ यूएस ने दे दिया है, $19 ट्रिलियन उन्होंने सिस्टम में डाल दिया है। तो एक मार्केट में लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से भी गोल्ड को प्राइस को थोड़ा मूवमेंट हाई हो गया है। तो एक बार अगर थोड़ा बहुत यूएस में कंट्रोल आ जाता है कोविड-19 का इम्पैक्ट, तो मेरे हिसाब से गोल्ड फिर धीरे धीरे उसके लेवल पे आ जाएगा। और इंडिया में भी एक बार सिस्टमेटिक जब अगर सब खुल जाता है तो गोल्ड जहां से रुका था वहीं पे वापस आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर जो लॉन्ग में है उसको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए और वेट करना चाहिए मार्केट को। एंड हाउ अबाउट सिल्वर जी? सिल्वर देखिए, सिल्वर उतना मूव नहीं करेगा। सिल्वर में आप अगर देखोगे तो बेसिकली सिल्वर इज द इंडस्ट्रियल यूज, और इंडस्ट्रियल आज सब जगह पे बंद है। थोड़ी बहुत ETF के अंदर वही सिल्वर की बाइंग हो रही है। तो मेरे हिसाब से $16, $16.5 के ऊपर सिल्वर आके रुक जाती है। वो गोल्ड का कोरिलेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, बट मुझे सिल्वर में इतनी तेजी ध्यान नहीं लग रही है। और एक बार अगर जो $12 बीच में आया था अगर खुल जाता और इंडिया अगर अच्छी बाइंग हो जाती तो मेरे हिसाब से इंडिया 10-12 हजार टन उस रेट पे बाय कर लेता। पर अनफॉर्चुनेटली सब लॉकडाउन हो गया और लोगों की बाइंग रह गई थी। तो मुझे लगता है सिल्वर $16-17 के ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड कहीं पे है नहीं है और सब इंडस्ट्री लॉकडाउन है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है। तो इस सब टेम्पररी थोड़ा बहुत ऊपर रहेगा भाव। बाकी सिल्वर भी उसका रेंज बाउंड में रहेगा $14 और $16 के बीच में। राइट, आई थिंक ग्रेट, या आई थिंक वी आर और ऑलमोस्ट डन। और रूपी टर्म्स में भी मुझे रूपी उतना वीक नहीं लगता है। 78 के आसपास उसके ऊपर जाना रूपी में बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है धीरे धीरे अगर 1 साल का सिनेरियो सही चला और जल्दी खुल गया तो मुझे रूपी 71-70 रुपीज भी वापस दिखती है, क्योंकि इंडिया के अंदर फंडिंग अच्छी आएगी और अपॉर्चुनिटी भी काफी बनेगी। इक्विटी प्राइजेस नीचे है तो काफी फंड वन साइड इंडिया में आएंगे। तो मुझे लगता है रूपी एक बार 71-72 वापस आ सकती है। तो रूपी में मैं जितना वीकनेस नहीं हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, तो मेरे हिसाब से रूपी एक बार अप्रिशिएट होगी। तो आपको लगता है कि रूपी का एक रॉक बॉटम बन चुका है एक किस्म का, राइट? यस, रूपी 78 के ऊपर नहीं जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग। Okay, Shruti, you want to come in? I think we have answered all the questions which have been asked. Yes. So, and we have already exceeded the time limit also. I Correct. think we wind up now. Exactly, I'm saying. So it's over to you. Yeah. And I would personally like to thank all Shruti. our panelists, speakers, Yes, Nanish. Ja and Glambox. I will hand it over to you, Nanishwar. Yes, Shruti. Yes, thanks. Thanks to very much. First off, thanks to Chintan Bhai. You are organized fantastic webinars and helpful to our industries. Thank you very much. Our GJC chairman, respected Sri Ananta Padmanabhan ji. Thank you, Prithviraj ji. Your view is remarkable for our industries. Thank you very much, Javeri Kaka. You are only anytime to our industries to grow our industry, and anytime to hello. Thank you very much, Jitu Kaka, Sumesh ji, and hello. Yes. Yes. Hello. Thank you very much, Sumesh ji, Mehta ji. Thank you. And thank you very much. There is 480 participants in our webinars, and all participants, all associations. Thank you very much. Thank you. Thank you all. Thank you so much, Somesh and Mehta ji. It was a fantastic session. And I believe all the associations are putting their best so that when the jewelers are back, they can do their business smoothly. And we would like to, on behalf of Glambox, I would like to thank all the panelists, Kothari ji, Anand Padmanabhan sir, Javeri Kaka,
Jitu Bhai, and to our moderators also. Thank you so much and thank you for your time. And Jigar Bhai and Nanesh Bhai, thank you for the opportunity. Yeah, always welcome. As the S square, you have to see S square. What is S square? Sumesh and Surendra, both are S square. Yes. So both are rocking on their subjects. Thank you. Thank you, Shruti and your team. Thank you, and Chintan. Wonderful. Bye. Bye. Yeah, bye. Bye. Good day.